Hello, friends. Welcome to my YouTube channel, and thank you for listening stories in my channel. And don't forget to like and subscribe my channel for more updates. CH26 तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता मैं। अब आगे इनरा इस वक्त बुरी तरीके से कांप रही थी। उसने चाकू को अपने हाथ की नस में रखा हुआ था। अगर चाकू थोड़ा सा भी हिलता तो उसकी नस कट सकती थी। वही विनाश जिसके चेहरे पर इनरा को देख पहले शैतानी मुस्कुराहट थी, लेकिन अब वही मुस्कुराहट घबराहट में तब्दील हो चुकी थी। उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव थे। विनाश जहां था वहीं से बोल, ये क्या कर रही हो तुम? देखो नाइफ फेंक दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है, और आप मेरे पास मत आइए, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगी, इनरा ने अपनी जिद पर अड़ते हुए कहा। विनाशों उसे देखकर समझ चुका था कि वह उसकी बात किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगी। तभी विनाश ने अपने कदमों को पीछे लेते हुए कहा, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सोचो तुम्हारे पापा का क्या होगा, क्या वो रह पाएंगे तुम्हारे बिना? उसकी बात सुनकर इनरा खामोश हो गई और वह अपने पापा के बारे में सोचने लगी। उसका ध्यान अब चाकू से हट चुका था और तभी चाकू छूटकर उसके हाथ से नीचे गिर गया। कैलाश के बारे में सोचते हुए इनरा रोते हुए नीचे बैठ गई। उसने रोते हुए खुद से कहा, एक पल में मैं कितनी खुदगर्ज हो गई ना। जिस बाप ने मुझे पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मैंने एक बार भी नहीं सोचा अपनी जान देने से पहले उसके बारे में। दर्द तो सबकी जिंदगी में आते हैं और शायद मेरे कर्म खराब होंगे जिसका फल मुझे मिल रहा है। वो अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने कंधे में विनाश के हाथ महसूस हुए और उन्हें महसूस करते ही वह कांप उठी। उसने सहमते हुए विनाश को देखा। तभी विनाश ने अचानक से उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये होते ही इनरा घबरा गई, लेकिन गिरने के डर से उसने अपने हाथ विनाश की गर्दन पर लपेट दिए। विनाश उसे लेकर वॉशरूम के अंदर गया। इनरा ने अपने जिस्म पर ब्लैंकेट अभी भी लपेटा हुआ था। विनाश ने उसे साइड में खड़ा कर दिया। वहीं उसके खड़ा करते ही इनरा ने अपनी ब्लैंकेट को कसके पकड़ लिया। तभी विनाश ने उसकी तरफ देखकर कहा, नहा लो। ये सुनकर इनरा के चेहरे का डर कम हो गया और उसमें हैरानी से विनाश को देखा। उसे लग रहा था कि विनाश उसके साथ जबरदस्ती ना करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनरा को अभी भी अपनी तरफ देखा पाके विनाश बोला, मैं इतना भी सीधा नहीं जितना तुम मुझे समझ रही हो। मैंने पहले भी तुमसे कहा है, अभी भी तुमसे कह रहा हूँ, एक औरत की इज्जत करना मुझे अच्छे से आता है, लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है मुझे, इसलिए तुम्हारे साथ बेरहमी से पेश आ सकता हूँ और ये दोबारा भी हो सकता है, लेकिन हाँ, अपनी हदें कभी पार नहीं करूंगा मैं, कहकर विनाश वॉशरूम से बाहर निकल गया। वही उसकी बातें सुनकर इनरा को कुछ तसल्ली सी हुई। करीब 10 मिनट बाद इनरा वॉशरूम से बाहर निकली। इस वक्त उसने एक नॉर्मल सा सूट पहना हुआ था। इनरा आकर साइड में खड़ी हो गई क्योंकि बेड पर विनाश बैठा था। तभी उसे विनाश की आवाज़ सुनाई दी, इधर आओ। ये सुनकर इनरा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। तभी विनाश खुद उठा और उसने उसे अचानक से अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर इनरा हैरान रह गई। विनाश उसके साथ इतना नॉर्मल बिहेव कर रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसे क्या हो गया। कुछ देर पहले विनाश गुस्सा कर रहा था कि जैसे कि वो उसकी जान ही ले लेगा, लेकिन अब इतने प्यार से पैसा आ रहा था जैसे कि उससे ज्यादा प्यार उसे कोई करता ही नहीं है। इनरा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच था और क्या झूठ। विनाश ने उसे लाकर अपनी गोद में बिठा लिया। न जाने क्यों अब इनरा को विनाश से कम डर लग रहा था। वह उसका पागलपन देखकर डरती थी और इस वक्त विनाश उसके सामने नॉर्मल था। अभी इनरा खुद में ही कोई थी कि तभी उसे विनाश की आवाज़ सुनाई दी, खाना खुद खाओगी या मैं खिलाऊं? ये सुनकर इनरा ने साइड टेबल पर देखा जहां खाने से भरी प्लेट रखी हुई थी। ये देखकर उसने टाइम देखा तो यह कोई खाने का टाइम नहीं था और इनरा का मन भी नहीं था। खाना खाने का मेरा मन नहीं है, पेट पहले से ही आपके दिए हुए दर्द से भर चुका है और अब क्या ही चाहिए? इनरा ने खाने से साफ इनकार करते हुए कहा। उसकी बातों में एक तंज था। उसकी बात सुनकर विनाश अपने दांत पीसते हुए रह गया। मतलब तुम खाना नहीं खाओगी? विनाश से झटके से उसे ऊपर उठकर राउंड करके अपने ऊपर बैठाया। अब इनरा के दोनों पैर उसकी कमर पर लपटे हुए थे और दोनों का चेहरा आमने सामने था। अभी भी इनरा उसकी गोद में ही बैठी हुई थी। क्या करूंगी खाना खाकर, जब मेरे पति को मेरे मरने जीने से फर्क नहीं पड़ता? आपको पता है आज मेरी कोई गलती नहीं थी और शायद आगे चलकर भी मेरी गलती नहीं होगी, तब भी मुझे सजा मिलेगी। तो क्या मुझे हमेशा बिना गलती के सजा मिलती रहेगी और जिसकी गलती होगी वह बच जाएगा? इनरा का सवाल सुनकर विनाश कुछ पल खामोश रहा। तभी उसने कुछ सोचकर कहा, गलती करने वाले हर एक शख्स को सजा मिलती है। किसी को टाइम पे सजा न मिलने का रीजन होता है, लेकिन हाँ, सजा मिलती है। वक्त लगता है, लेकिन सजा फिर मौत से भी बदतर हो सकती है। ये कहते वक्त विनाश के चेहरे पर एक अलग ही शैतानियत दिख रही थी। उसकी बात सुनकर इनरा को कुछ समझ नहीं आया कि उसका इशारा किस तरफ था। ऊपर से वो इस वक्त अनकंफर्टेबल भी थी, लेकिन उसका ध्यान इस वक्त विनाश की बातों में था। तभी इनरा ने सवाल किया, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इनरा की बात सुनकर विनाश बोला, कोई बात नहीं, जिस दिन समझाना होगा उस दिन मैं समझा दूंगा। फिलहाल के लिए खाना खाओ। आज काफी बर्दाश्त किया तुमने मुझे और आगे बर्दाश्त करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना? ये सुनकर इनरा ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा।
तो विनाश ने अपनी साइड में रखी खाने की प्लेट उठाकर अपने हाथ में ली और एक वाइट तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम सिर्फ तभी रो सकती हो जब मैं तुम्हें रुलाऊं, और तुम्हें सिर्फ मैं तभी रुलाऊंगा जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी, नहीं तो तुम्हें इतनी खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। ये सुनकर इनरा एकटक उसे देखने लगी, लेकिन अब इनरा में विनाश से बहस करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसने चुपचाप अपना मुंह खोल दिया और खाना खाने लगी। कुछ ही वक्त में उसका खाना कंप्लीट हुआ तो विनाश प्लेट साइड में रखकर वहां से हैंड वॉश करने के लिए वॉशरूम में चला गया। कुछ ही वक्त में विनाश वापस आया, वो इस वक्त भी शर्टलेस था। विनाश आके बेड पर लेट गया। उसने नजरें घुमाकर इनरा को देखा जो बेड के बिल्कुल किनारे पर लेटी हुई थी। ये देखकर उसने उसे एक नज़र घूरा और उसके पास जाकर उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे झटके से अपने ऊपर लिटा दिया और उसका सर अपने सीने पर रखते हुए बोला, मुझसे कभी दूर जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं क्या करूंगा यह मैं खुद भी नहीं जानता। तभी विनाश अपने मन में, तुम क्या हो मेरे लिए ये तुम खुद भी नहीं जानती, लेकिन बस मुझे इतना पता है मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। दर्द होता है दिल में तुम्हें किसी और के साथ देखकर। आज तुम्हें पहली बार इतना दर्द दिया है, लेकिन ये जरूरी था। कोशिश करूंगा आगे से खुद पर कंट्रोल रखूं, लेकिन वक्त का पता नहीं कब क्या कर जाऊं मैं। विनाश ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, वहीं इनरा ने भी अपनी आंखों को बंद कर दिया। वह काफी थकी हुई थी। कुछ देर में वह सो गई। उसके सोते ही विनाश ने उसके चेहरे को एकटक देखा और झुककर उसके माथे पर किस कर लिया। उसके चेहरे को एकटक देखते हुए उसने आंखें बंद कर ली और इनरा पर अपनी पकड़ कसते हुए वो सो गया। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। अब आगे अगले दिन ग्लास वॉल से आती हुई धूप इनरा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे इनरा की नींद अपने आप खुलने लगी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर थकन थी, आंसुओं के निशान थे और थकान की वजह से उसका उठने का बिल्कुल मन नहीं था। तभी कसमसाते हुए इनरा उठ बैठी। वह चिढ़ते हुए खुद से बोली, यार मेरा बिल्कुल मन नहीं उठने का, लेकिन ये धूप दिमाग खराब कर रही है मेरा। नींद में अचानक उसके मुंह से निकला, लेकिन तभी उसे होश आया कि ये उसका घर नहीं है, यहाँ शायद विनाश भी हो सकता है। ये सोचते ही झटके से उसकी आंखें खुल गई। उसे रूम में चारों तरफ देखा तो उसे विनाश कहीं नहीं दिखाई दिया। ये देख उसकी सांस में सांस आई और वह धीमे धीमे बेड से उठने लगी, लेकिन तभी उसकी दर्द से चीख निकल गई और उसका हाथ अपने आप अपने सीने पर चला गया। इस वक्त भी उसे अपने सीने में बहुत दर्द हो रहा था। दर्द से उसकी आंखें अपने आप नम हो गई। वह धीमे से उठकर वहां से वॉशरूम में चली गई। कुछ देर में वो वॉशरूम से बाहर आई और मिरर के सामने आकर रेडी होने लगी। इस वक्त उसने ब्लू कलर की ऑर्गेन्जा फैब्रिक साड़ी पहनी हुई थी। लाइट मेकअप, गले में सिर्फ मंगलसूत्र था, माथे पर छोटी सी ब्लू कलर की बिंदी, होठों पर लिपस्टिक और हाथों में नीले कलर की चूड़ियां पहने वह सादगी में ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, चेहरे से ही दर्द साफ झलक रहा था। इनरा वापस से बेड पर बैठ गई। नीचे जाने का उसका मन नहीं था और कमरे में विनाश नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह नीचे जाए या ना जाए। विनाश से बिना पूछे उसे नीचे जाने में भी डर लग रहा था कि कहीं विनाश आके उसे सजा न दे। इस बात की वो अभी सोच ही रही थी कि तभी अंशी रूम के डोर ओपन करते हुए अंदर आई और उसके पास बैठकर बोली, क्या हुआ भाभी, आप नीचे क्यों नहीं आए अभी तक? अंशी की बात सुनकर इनरा ने खुद को नॉर्मल किया और बोली, अंशु बच्चा मैं बस नीचे आ ही रही थी। ये सुनकर अंशी मुंह हुए बोली, आप झूठ मत बोलो, आप अपनी मर्जी से नीचे नहीं आते, इसलिए मैं खुद ऊपर आई। आपको पता है ना भाई के फ्लो पर आना सबको अलाउड नहीं है, वह तो मैं ही आ जाती हूँ, लेकिन अब क्यों नहीं आते नीचे? अंशी ने बेहद मासूमियत से सवाल किया। उसका सवाल सुनकर इनरा की आंखें नम हो गई। इनरा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो न मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं आए, लेकिन चलो अब तुम आ ही गई हो तो हम साथ चलेंगे। ये सुनकर अंशी हल्का सा मुस्कुराई। तभी अंशी मुंह बनाते हुए बोली, मेरे को आपसे एक बात पूछनी थी। इस पर इनरा बोली, हाँ तो पूछो ना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, लेकिन तुम मुझे भाभी मत बुलाओ करो, तुम मुझे बड्डी या दीदू बुला सकती हो, लेकिन अगर दादी या बुआ ने सुन लिया ना तो पक्का मुझे डांटेंगी, अंशी ने मुंह बनाते हुए कहा। इस पर इनरा बोली, तो कोई बात नहीं ना, जब वो लोग ना हो तब तुम मुझे इस नाम से बुलाना, बाकी उनके सामने तुम मुझे भाभी कहना। ये सुनकर अंशी चहकते हुए बोली, या ग्रेट आइडिया भाभी, ओह सॉरी मेरी बड्डी, कहकर उसने इनरा को हाई फाई दिया और दोनों ही हंसने लगी। तभी इनरा कुछ सोचते हुए बोली, अंशु बच्चा तो तुम मुझे कुछ बताने जा रही थी, तो बताओ, कह कर रही थी अभी तुम? इस पर अंशी मुंह बनाते हुए बोली, बड्डी मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि आपको मानवी भाभी पसंद है? ये सुनकर इनरा कंफ्यूजन से अंशी को देखने लगी, लेकिन तभी वो कुछ सोच कर बोली, और तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो बच्चा? इसके जवाब में अंशी ने मुंह बनाते हुए कहा, बस ऐसे ही मुझे ये जानना है क्योंकि वो मुझे नहीं पसंद। कहते हुए अंशी बेड पर लेट गई। उसकी न सुनकर इनरा भी बेड पर लेटकर अपने हाथ में अपना सर रखकर बोली, अच्छा और वो क्यों नहीं पसंद? क्योंकि मुझे आप पसंद हो और आप मुझे शुरू से ही पसंद हो और आपके अलावा मुझे कोई नहीं पसंद। आप मेरी दीदी हो, मेरी भाभी भी हो और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी, अंशी ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा। ये सुनकर इनरा के चेहरे पर भी गहरी मुस्कुराहट आ गई।
तभी इनरा ने उसकी चीन पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन बेटा जरूरी नहीं है कि मैं आपको पसंद हूं तो मेरे अलावा आपको कोई पसंद ही नहीं आएगा। वह भी आपकी भाभी है तो वह भी आपको पसंद होनी चाहिए, आप उनसे भी बात किया करो। अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, आप फर्स्ट टाइम स्कूल गए होंगे तो क्या वहाँ पहले से ही आपके मेरे जैसे फ्रेंड थे? जैसे मैं आपकी फ्रेंड हूँ तो क्या वहाँ भी लोग आपको जानते थे? इसके जवाब में अंशी ने नमे सर हिलाया, तो वही ना, आपके फ्रेंड्स ने भी फर्स्ट टाइम आपसे बात की होगी या आपने आगे से उनसे बात की होगी, लेकिन यहाँ वह आपसे बड़ी है तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। आप छोटे हो और अगर आप उनसे बात नहीं करोगे तो आप उन्हें कैसे जानोगे कि वो अच्छी हैं या बुरी? अंशी बच्चा, हम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते जब तक हमें पता ना हो वह इंसान कैसा है। इनरा ने उसे प्यार से समझते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अंशी काफी देर तक कुछ सोचती रही। कुछ देर बाद वह बोली, आप सही कह रही हैं, मैं उनसे बात करूंगी। अंशी को अपनी बात समझते देख इनरा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोली, या दैट्स लाइक माई गर्ल। वही अंशी भी उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा दी। दोनों के बीच यही तो बॉन्ड था। इनरा ने उसे छोटे से एक सही रास्ता दिखाया था और उस रास्ते पर अंशी चली थी। इनरा उसकी एक बड़ी बहन और एक अच्छी दोस्त थी जिसका फर्ज इनरा ने बखूबी निभाया था। तभी अंशी जल्दी से उठी और बोली, अरे दीदू हमें नीचे भी तो जाना है। इस पर इनरा ने अपना सर हल्के से हाँ में हिलाया और बोली, हाँ चलो चलते हैं। दोनों ही चलकर नीचे आई तो इस वक्त ब्रेकफास्ट का टाइम था। मीनाक्षी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, उसके साथ सर्वेंट भी लगे थे, लेकिन उसे शुरू से ही खुद बनाना ज्यादा पसंद था। रुक्मणी राणा आराम से सोफे पर बैठी हुई थी। रणवीर राणा शायद अपने कमरे में थे और अनय और विनाश दोनों ही कहीं नहीं दिख रहे थे। इनरा चलते हुए किचन में गई और नीचे झुककर मीनाक्षी के पैर छूते हुए, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। तभी मीनाक्षी उसे रोकते हुए बोली, नहीं बेटा तुम्हें पैर छूने की जरूरत नहीं है, तुम भी हमारे लिए हमारी अंशी की जैसी ही हो। ये सुनकर इनरा मुस्कुरा दी। तभी इनरा कुछ सोचकर बोली, आप क्या बना रही हैं, मैं भी आपकी हेल्प कर दूं? इसका जवाब में मीनाक्षी बोली, मैं सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूं और तुम्हें हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूंगी। तभी पीछे से आवाज आई, हाँ बस ऐसे ही बिगाड़ो इसे, तुम्हारे बेटे ने इसे कम बिगाड़ के रखा है जो तुम और बिगाड़ रही हो, और करेगी नहीं तो सीखेंगी कैसे? आगे चलकर इसे ही घर संभालना है। रुक्मणी राणा ने किचन के अंदर आते हुए कहा। वहीं उन्हें वहां देख मीनाक्षी ने जल्दी से अपने सर पर घूंघट लिया और सीधी खड़ी हो गई। तभी रुक्मणी राणा एक बार फिर बोली, मीनाक्षी तुम बाहर जाओ, मानवी भी यहाँ आ चुकी है, आज का लंच और ब्रेकफास्ट इनरा और मानवी मिलकर बनाएंगी। रुक्मणी की बात सुनकर मीनाक्षी चुपचाप किचन से निकल गई। रुक्मणी के आगे बोलने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी, क्योंकि आज तक वह उसके सामने बोल ही नहीं पाई थी। तभी रुक्मणी एक बार फिर बोली, खाना बना रही हो तो ढंग का बनाना। कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। अंशी अभी भी इनरा के बगल में ही खड़ी थी। तभी मानवी भी चलकर अंदर आई और इनरा से बोली, ब्रेकफास्ट में क्या बनना है? इसका जवाब में इनरा बोली, ज्यादा मुझे भी नहीं पता है, अब ये हमें अंशी ही बताएंगी। कहकर उन दोनों ने ही अंशी की तरफ देखा तो जो भी ब्रेकफास्ट बनना था अंशी ने उन दोनों को बताया और वह दोनों बनाने लगी। हालांकि मानवी को ज्यादा खाना बनाना नहीं आता था और ये चीज इनरा अच्छे से समझ चुकी थी, लेकिन तब भी उसने कुछ नहीं कहा और बनाने लगी। कुछ देर में ब्रेकफास्ट रेडी हो गया और सर्वेंट ने मिलकर उसे डाइनिंग टेबल लगा दिया। एक एक करके सभी मेंबर आकर डाइनिंग टेबल बैठ गए। अनय भी आकर बैठ गया, लेकिन विनाश इस वक्त वो मौजूद नहीं था। वही इनरा भी साइड में खड़ी थी। तभी रुक्मणी राणा बोली, विनाश कहाँ है? ये सुनकर इनरा को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसे तो लगा था कि विनाश कहाँ गया है ये उसके घर वालों को पता होगा, लेकिन घर वाले तो उल्टा उससे सवाल कर रहे थे। इनरा धीमी सी आवाज में बोली, मुझे नहीं पता, मेरे उठने से पहले वो कमरे से जा चुके थे। ये सुनकर रुक्मणी ने उसे गुस्से में घूरा लेकिन कहा कुछ नहीं। लेकिन वही शालिनी कहाँ शांत रहने वाली थी। शालिनी खाने का पहला वाइट लेते हुए बोली, वाह, लोगों को ये भी होश नहीं है, पति कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इन्हें ये भी नहीं। वैसे इसमें हमारे विनाश की गलती भी क्या है? शादी भी उसकी पसंद से नहीं हुई थी, तो भाई जो खुशी एक इंसान को अपनी बीवी से चाहिए होती है, जब उसे बीवी नहीं देगी तो वह बाहर तो जाएगा ना। शालिनी ने इनरा को सीधा ताना मारा था। वही उसकी बात सुनकर इनरा की आंखें नम हो गई। तभी मीनाक्षी बोली, दीदी माफ कीजिएगा, जो बोल रही हूँ वह आपको खराब लगेगा, लेकिन आप मेरी बहू पर सवाल नहीं उठा सकती। उसकी शादी चाहे कैसे भी हालातों में हुई हो तब भी वह रिश्ता निभा रही है। आपकी शादी तो सही हालातों में हुई थी, तब भी आप यहाँ आकर बैठ गई हैं, तो आपका हम क्या करें? मीनाक्षी से जब शालिनी की बातें बर्दाश्त नहीं हुई तब उसने ये बात कही। वही उसकी बात सुनकर शालिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शालिनी ने गुस्से में रुक्मणी की तरफ देखा तो रुक्मणी बोली, क्या बात है मीनाक्षी बहू, सास बनते ही कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं तुम्हारी कुछ ज्यादा ही जवान चल रही है। शशांक, कंट्रोल करो अपनी बीवी को, जैसे शुरू से करते आए हो, नहीं तो फिर मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि इसकी जवान कुछ ज्यादा ही चल रही है आज। उनकी बात सुनकर शशांक ने गुस्से में मीनाक्षी को घूरा। उसकी नजरों को अपने ऊपर महसूस करके मीनाक्षी कांप गई। उसके हाथ में स्पून था, वह छूटकर नीचे गिर गया।
ये देखकर शालिनी के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। तभी शालिनी बोली, संभाल कर भाभी, पहले अपने घर पर ध्यान दीजिए, बाद में मुझ पर ज्ञान, नहीं तो पता नहीं कि आपके साथ क्या हो जाए। ये सुनकर मीनाक्षी बुरी तरीके से कांपने लगी। मीनाक्षी के चेहरे पर बार बार पसीना आ रहा था, जिसे वह पोंछ रही थी। तभी मीनाक्षी उठते हुए बोली, वह यहाँ पानी नहीं है, मैं लेकर आ रही हूँ, कहकर वह वहां से किचन में चली गई। वही उसका अजीब बर्ताव देख मानवी और इनर ने उसको देखा, क्योंकि पानी वहां पहले से था। वही वापस से सब ब्रेकफास्ट करने लगे। अनय ब्रेकफास्ट कम कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें इनर के ऊपर ज्यादा टिकी थी, और यह चीज वहां बैठे रणवीर राणा और रुक्मणी राणा दोनों ही महसूस कर रहे थे। इनर को भी ये चीज महसूस हो रही थी, लेकिन इस बार उसे अनय पर गुस्सा नहीं आ रहा था। इस बार उसे अनस से नफरत हो रही थी। कल के इंसिडेंट के बाद उसके अंदर अनय के लिए जो भी जज्बात थे वो खत्म हो चुके थे। वही मीनाक्षी किचन में जल्दी जल्दी पानी पी रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। मीनाक्षी खुद से बोली, जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। इधर दूसरी तरफ विनाश और रुद्र एक कंस्ट्रक्शन साइट एरिया पर थे। तभी रुद्र ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम अपने फैमिली बिजनेस को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसकी वजह बताऊंगा? विनाश ने उसे घूरते हुए कहा। विनाश का उल्टा जवाब सुनकर रुद्रा ने अपना सर हिला दिया। उसे पता था विनाश किसी भी कीमत पर उसकी बात का सीधा जवाब नहीं देगा। तभी रुद्र बोला, ठीक है, तुमने जैसा कहा है वह हो जाएगा। बिजनेस बर्बाद भी होगा, और जब तुम उसे हैंडओवर करोगे तब वह बिल्कुल सही से चलेगा, लेकिन जब तक वो बिजनेस तुम्हारी फैमिली चलाएगी तब तक बिजनेस बर्बाद ही चलना है। वैसे तुम इतनी सुबह यहाँ क्यों आए हो? हमारी तो कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग भी नहीं है, रुद्र ने उसे देखकर सवाल किया। इस पर विनाश वहां से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला, लंदन वाली मीटिंग को आज फिक्स करो, मैं उस डील को आज ही साइन करने जाऊंगा। उसकी बात सुनकर रुद्र हैरान हो गया। वह तुरंत ही बोला, तुम जानते हो तुम्हारे घर के क्या हालात है? अनय हर पल इनर के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, कल तुमने खुद देखा था कि वह कैसे। शट अप! विनाश गुस्से से चिल्लाया। उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था इनर का नाम लेते ही विनाश का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। रुद्र बोला, देखो विनाश, मेरे कहने का मतलब ये था कि इस वक्त तुम्हारा इनर को छोड़कर जाना ठीक नहीं है। ये सुनते ही विनाश उसकी तरफ पलटा और दूसरे ही पल उसने उसका कॉल पकड़ लिया और गुस्से में बोला, वह बीवी है मेरी, उसकी फिक्र करने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ, और मुझे पता है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, तो दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से उसका नाम ना सुन लूँ, नहीं तो शायद तुम जिंदा नहीं बचोगे। कहकर विनाश ने झटके से उसका कॉलर छोड़ दिया। उसके अचानक छोड़ने से रुद्र लड़खड़ा गया। वह गिरता उससे पहले ही उसने खुद को संभाल लिया। विनाश के गुस्से को देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई और ना ही कोई गुस्सा आया, क्योंकि वह विनाश की आदत से वाकिफ था। रुद्र उसे पीछे से रोकते हुए बोला, तो क्या तुम अकेले जाओगे? तो तुम्हें लगता है कि मुझे किसी के साथ की जरूरत है? विनाश ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। दूसरी ही पल वह आगे बोला, मैं अकेले जेट से जा रहा हूँ, और तुम यहाँ रहकर वह काम करोगे जो मैंने तुम्हें दिया है। इतना कहकर विनाश की गाड़ी हवा की रफ्तार के साथ वहां से निकल गई। इधर उसे जाते देख रुद्र ने अपना सर हिलाया और वह भी वहां से निकल गया। इधर दूसरी तरफ राणा मैंशन, इनर का रूम। अब तक शाम हो चुकी थी, लेकिन विनाश नहीं आया था। वही इनर भी खामोशी से ग्लास वॉल के पास खड़ी बाहर का नजारा देख रही थी। बालकनी में जाने से विनाश ने उस दिन से उसे मना कर दिया था, और उसके बाद से वो बालकनी में जाती भी नहीं थी। इस वक्त उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और खास करके उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। इनर खुद से बोली, बहुत मन कर रहा है पापा से मिलने का, काश एक बार मिल सकती है मैं। कहते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी, वो अभी परेशान ही थी। तभी उसके रूम में एक बार फिर अंशी आ गई। अंशी आके जल्दी से बेड पर बैठ गई। ये देखकर इनर ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खुद को नॉर्मल किया और उसकी तरफ पलटी। तो अंशी बेड पर लेटते हुए बोली, क्या कर रहे हो बड्डी आप? इसके जवाब में इनर बोली, कुछ नहीं अंशु बच्चा, तुम बताओ। ऐसे करते करते दोनों के बीच में बातें होने लगी, और वक्त कैसे गुजरा दोनों को पता ही चला। कुछ देर बाद अंशी भी यहाँ से चली गई, और इनर विनाश का इंतजार करते करते थक गई। लेकिन पूरी रात बीत गई, विनाश घर वापस नहीं आया। अगले दिन सुबह शाम का वक्त, टेरेस। इनर इस वक्त टेरेस पर थी, और टेरेस पर इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उन हवाओं को अपने हाथ फैलाए महसूस करते हुए इनर गहरी सांसें ले रही थी। विनाश आज भी घर पर नहीं आया था, और इसी चीज से वह बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी वजह से विनाश घर छोड़कर तो नहीं चला गया, लेकिन जहां तक उसने विनाश को जाना था ऐसा कुछ नहीं था। वही इनर अभी खुद में कोई ही थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे झटके से पलटकर वही साइड में दीवार से सटा दिया। अचानक से किसी को देखकर वह हैरान रह गई। तभी उसकी नजरें सामने गई जहां अनय खड़ा था। अनय को देख इनर के चेहरे पर घबराहट आ गई। वह कल से अनय से घबराई हुई थी, क्योंकि कल जो उन दोनों के बीच हुआ उसे उससे अनय से डर लगने लगा था। उसकी वजह से ही विनाश ने उसे इतना टॉर्चर किया था। वही अनय खड़ा उसे एकटक देख रहा था। ये देखकर इनर को बहुत गुस्सा आया। इनर गुस्से में बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की?
ये सुनकर अनय उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद के करीब करते हुए बोला, बिल्कुल ऐसे, और वैसे भी उस दिन के थप्पड़ का बदला भी तो मुझे तुमसे लेना था, इसलिए तुमसे मिलना जरूरी था, और इससे अच्छा मौका तुमसे मिलने का क्या ही हो सकता था। कहकर अनय उसके करीब आने लगा। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही करीब थे, वहीं उसकी हरकत और उसके शब्द इनर को और गुस्सा दिला रहे थे। तभी इनर ने उसके सीने पर हाथ रखा और उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए बोली, मुझे लगता है आपको मेरे से एक थप्पड़ और खाना है, तभी आप यहाँ से जाएंगे, क्योंकि आप जितना बेशर्म इंसान मैंने नहीं देखा, जो थप्पड़ खाने के बाद दोबारा थप्पड़ खाने चला रहे हैं। सच में आप बहुत बेशर्म हैं, इसलिए मुंह उठाकर बार बार मेरे पास चले जाते हैं थप्पड़ खाने के लिए। देखिए अपनी हद में रहिए, रिश्ते में आप मेरे जेठ लगते हैं। आपको तो शर्म आएगी नहीं क्योंकि आप बेशर्म है, लेकिन मुझे शर्म आ जाती है आपको बार बार थप्पड़ मारने में। इनर की बात सुनकर अनय का चेहरा देखने लायक था। इनर ने बिना थप्पड़ मारे उसके चेहरे पर इस बार थप्पड़ मारा था। इस बार इनर के हाथों ने नहीं बल्कि उसके शब्दों में वह काम कर दिखाया था जो उस दिन उसके हाथों ने किया था। वही उसकी बात सुनकर अनय को भी गुस्सा आ रहा था। तभी अनय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और बेदर्दी से उसके गालों को मसलते हुए बोला, लगता है कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है मेरे भाई ने तुम्हें, तभी इतना उछल रही हो। वैसे भूलो मत, मैंने ही तुम्हें सबके सामने मंडप में छोड़ा था। तुम एक छोड़ी हुई औरत थी जिसे मेरे परिवार वालों ने मेरे भाई के पल्ले बांध दिया, नहीं तो तुम्हारी कोई औकात नहीं थी। कहाँ तुम इतनी गरीब थी, कभी देखी भी तुमने इतनी शानो शौकत। अनय डायरेक्टली इनर की बेइज्जती करने पर उतर आया था। वह जानता था इनर को मेंटली हर्ट किया जा सकता था, क्योंकि फिजिकली वह कर नहीं सकता था। वही उसकी बातें सुनकर इनर की आंखें नम हो गई। इनर गुस्से में बोली, हाँ नहीं देखी थी मैंने इतनी शानो शौकत, और ना ही मैं कभी देखना चाहती थी, और अब तो कभी नहीं चाहूंगी, क्योंकि आप जैसे इंसान को देख लिया मैंने। क्या फायदा इतनी शानो शौकत में रहने का जब एक औरत की इज्जत करना ना सीख पाए। कुछ भी कहूँ, इससे अच्छे तो आपके भाई हैं, उन्होंने तो मुझे अपनाया जब आपने मुझे छोड़ा। हाँ माना मैं हूँ छोड़ी हुई औरत, जिसे छोड़ने वाले मर्द भी आप हैं, और छोड़ी हुई औरत को भी एक मर्द ने ही अपनाया है, और वह मर्द आपका भाई है, जो कि आज जितना गिरा हुआ नहीं है। दूसरी बात, दुनिया में कोई भी गलत काम एक मर्द करे लेकिन उसका खामियाजा हम औरतें क्यों भुगतें। गलती आपकी थी, मेरी नहीं। जब शादी नहीं करनी थी उसी वक्त मना कर देते ना, लेकिन आपने नहीं किया और अब तमाशा करते फिर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, मेरे सामने से चले जाए और मेरी जिंदगी से भी और शांति दे दीजिए मुझे। अब मुझे शांति चाहिए, बस इतना कर दीजिए मेरे लिए। वैसे भी अब आपको चाहिए ही मुझे क्या है। आपने जिसके लिए मुझे छोड़ा उससे आपने शादी कर ली, और उसके साथ तो आप लॉयल रहिए ना, आप उसके साथ खुश रहिए। क्यों दखल दे रहे हैं मेरी जिंदगी में। आखिर ये दुनिया हमेशा ही औरत को ही गलत क्यों ठहराती है। आपको पता है वैसे भी आपके घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, एक माँ ही है जो मुझे पसंद करती है, और इस वक्त दादी या बुआ किसी ने भी आपको मेरे साथ देख लिया तो वह मुझे ही गलत समझेगी ना कि आपको। तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। नहीं आप नहीं जाएंगे ना, मैं ही चली जाऊंगी, लेकिन आप हटिए तो मेरे सामने से। इनर गुस्से में अपना आपा खोते हुए बोली। वह सच में काफी हद तक परेशान थी। वही उसकी बात सुनकर अनय ने उसके गालों पर अपनी पकड़ हल्की की और बोला, जाओ, मैंने कहाँ रोक रखा है। उसकी बात सुनकर इनर कुछ हैरान हुई, क्योंकि रोका तो उसी ने ही था, लेकिन उसे अनय से फालतू की बहस नहीं करनी थी, इसलिए वह बिना कुछ कहे खामोशी से वहां से जाने लगी। लेकिन अभी उसने अपना एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी अनय ने बीच में अपना पैर लगाया, जिससे इनर का बैलेंस बिगड़ गया और वह धम्म की आवाज के साथ जमीन पर जा गिरी। जमीन पर गिरते ही उसकी एक तेज चीज वहां गूंज गई और वह दर्द से वह अपने घुटनों को पकड़ते हुए रोने लगी। इस वक्त उसे अपने पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। वो नम आंखों से अनय को गुस्से में घूर रही थी। तभी अनय नीचे झुका और शैतानियत से मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के ऊपर करके बोला, क्या हुआ, मेरी जान गिर गई क्या। वैसे तुम्हारी यही औकात है और अब तुम अपनी सही जगह हो। ये सुनकर इनर ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में बोली, वही मैं सोचूं ना, आप जितना घटिया इंसान इतनी जल्दी सुधार कैसे गया। इतनी जल्दी आपने मुझे यहाँ से जाने कैसे दिया। लेकिन अब मुझे सब समझ आ रहा है, और आपको पता है आप मुझे परेशान करने के चक्कर में दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं। कहाँ आप वही अनय राणा थे जिसकी मैं इतनी इज्जत करती थी, लेकिन आज मुझे आपसे नफरत हो रही है और खुद से भी, क्योंकि कभी मैंने आपको पसंद किया था, आपको पाने के सपने देखे थे, लेकिन आपने आज हद कर दी है। ये सुनकर अनय ने उसे जमीन पर धक्का दिया और उसके ऊपर आ गया। तभी कुछ अजीब सी आवाज वहां आई, जिससे इनर हड़बड़ाते हुए उस तरफ देखने लगी, लेकिन वहीं अनय उसके ऊपर हावी हो चुका था। अनय ने अपनी बॉडी का साया प्रेशर उसकी बॉडी पर डालते हुए उसे पूरी तरीके से जकड़ लिया था, जिससे इनर हिल भी नहीं पा रही थी और वह बुरी तरीके से कसमसाते हुए अनय को खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी अनय ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर दिया और उसके चेहरे के करीब आकर उससे बोला, अब आएगी तुम्हारी अकल ठिकाने। कुछ ज्यादा ही मुंह नहीं चल रहा था तुम्हारा, और तुम्हारे मुंह को बंद करना मुझे अच्छे से आता है। वही किनारा को अभी तक अनय को देखकर शक हो रहा था कि उसने ड्रिंक कर रखी है, लेकिन अब उसका शक यकीन में तब्दील हो चुका था कि उसने सच में शराब पी रखी है और इस वक्त वो नशे में था। इधर इनर लगातार उसको अपने ऊपर से धक्का देने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हर कोशिश जाया जा रही थी, क्योंकि कहाँ अनय और कहाँ वह नाजुक सी, वह चाहकर भी खुद को नहीं बचा पा रही थी।
लेकिन अनय ने इतनी भी ड्रिंक नहीं की थी कि वो अपने होश खो बैठे, वो अभी भी अपने होश में था। तभी वहां किसी की आवाज आई, आप ये क्या कर रहे हैं? ये आवाज मानवी रही थी। वो अनय को ढूंढते हुए टेरेस पर आई थी। दरअसल उसे इरा से रिलेटेड अनय से कुछ बात करनी थी, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह वहीं खड़ी एकटक अनय को देखने लगी। उसे ये तो अब तक इस घर में रहते हुए पता चल चुका था कि अनय की शादी इनर से होने वाली थी, लेकिन अब उसकी शादी विनाश से हो चुकी थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शादी हो जाने के बाद भी अनय इस हद तक गिर जाएगा कि वह ये सारी हरकतें इनर के साथ करेगा, और वह भी विनाश की गैर मौजूदगी में। वही वहां मानवी को देख इनर को बहुत अजीब लगा। आखिर मानवी अनय की वाइफ थी और वह उन दोनों को इस हालत में देख रही थी। यह कितना शैमलेस था। लेकिन इस वक्त इनर ने सब इग्नोर किया क्योंकि उसे खुद अनय से बचना था। इनर उससे बोली, प्लीज मानवी हेल्प मी, प्लीज मुझे अनय से बचा लो। ये सुनकर मानवी ने नम आंखों से उन दोनों को देखा। उन दोनों की सिचुएशन इस वक्त बहुत खराब थी। मानवी धीमे से चलकर उसके पास आई और बोली, इसमें मैं क्या करूं? वो अभी कह ही रही थी तभी उसने देखा कि अनय लगातार इनर के गले पर अपने होठों को चला रहा था। वह उसके साथ जबरदस्ती करने कोशिश कर रहा था। वहीं अब तक मानवी की आंखें भी ये सब देख नम हो चुकी थी। ये सब देखकर मानवी भी एक लड़की ही थी। उसे बहुत तेज गुस्सा आया और उसने वहां रखा एक डंडा उठाया और अनय के सर में दे मारा। डंडा लगते ही अनय के सर में एक तेज दर्द का एहसास हुआ और वह अपना सर पकड़ते हुए बैठ गया। इस वक्त उसे अपने सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वही खुद को आजाद पाते ही इनर जल्दी से उठी और अपने कपड़ों को सही करने लगी। इनर के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वह बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। उसे आज अपनी इज्जत जाते दिख रही थी। अनय आज अपनी हदें पार करने में लगा हुआ था। पहले वह सिर्फ उसके साथ बदतमीजी करता था, लेकिन आज वह उसके साथ जबरदस्ती पर उतर आया था। वही मानवी कांपते हुए एकटक अनय को देख रही थी। तभी मानवी इनर से बोली, तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी। ये सुनकर इनर ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से जाने लगी, लेकिन वह वहां से जा पाती कि तभी उसे मानवी की एक तेज चीख सुनाई दी। मानवी की चीख सुनकर उसके चलते हुए कदम रुक गए और वह पीछे मुड़ते हुए मानवी को देखने लगी तो उसने देखा कि मानवी इस वक्त जमीन पर लेटी हुई थी और अनय उसके ऊपर हावी था। ये देखकर कैनरा हैरान रह गई। जहां कुछ वक्त पहले वह थी अब वही मानवी थी। तभी अनय उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, तुम जैसे हजारों लड़कियां आएगी और हजारों लड़कियां जाएगी, मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता। और मेरे पास मेरी खुद की बीवी है, उसके साथ में जो मर्जी चाहे वह कर सकता हूँ। सही कहा तुमने, मैंने खुद अपनी मर्जी से शादी की है, और वह भी एक पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट लड़की से, ना कि तुम जैसी गांव की गवार से। तभी वो सार्कास्टिकली बोला, मिस इनर व्यास, तुम खुद पछताओगी अनय राणा को खोने के गम में। तुम खुद सोचोगी कि तुमने क्या खो दिया है, लेकिन तब मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। और आज तुम खुद अपनी आंखों से देखोगी मुझे अपनी बीवी को प्यार करते हुए। मैं तुम्हारे सामने आज अपनी बीवी को प्यार करूंगा। मैं आज तुम्हारे सामने उसके साथ हम बिस्तर होऊंगा और तुम बस देखती रह जाओगी। जहां इस वक्त तुम्हें होना था वहां कोई और होगा और तुम बस देखते रह जाओगी। अनय ने ये बात साफ तौर पर इनर को जलाने के लिए कही थी, जो कि मानवी भी समझ रही थी। वो इस वक्त रोते हुए अनय को देख रही थी, क्योंकि अनय इनर को जलाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। वह सिर्फ इनर को दिखाना चाह रहा था कि उसके पास उसकी खुद की बीवी है, जिसके साथ वह सब कुछ कर सकता है। इनर को खोने का गम नहीं है उसे। वहीं इनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे सिर्फ मानवी के लिए बुरा लग रहा था। अनय को लग रहा था कि इनर उसे मानवी के साथ देखकर जेलस होगी, वो मानवी को उसके साथ नहीं देख पाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। इनर को सिर्फ मानवी के लिए बुरा लग रहा था। तभी अनय ने उसे देखते हुए मानवी की गर्दन से उसका दुपट्टा निकाल फेंका और उसके होठों पर झुकने लगा। वही माननी गुस्से में अनय को देख रही थी, क्योंकि अनय ये सब सिर्फ इनर को जलाने के लिए कर रहा था। वह देख इनर की तरफ रहा था और जबरदस्ती उसके साथ कर रहा था। तभी इनर को एकटक देखते हुए अनय ने उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया और बेहरमी से उन्हें चूमने लगा। ये देख इनर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे इस वक्त मानवी के लिए बहुत खराब लग रहा था। वह जानती थी अनय सिर्फ मानवी का इस्तेमाल कर रहा है और अनय की इस हरकत से मानवी बहुत हर्ट हो रही होगी। इधर अनय, जिसने किस इनर को जलाने के लिए स्टार्ट की थी, लेकिन अब वह वाइल्डली मानवी के होठों को चूम जा रहा था। उसके अंदर एक पागलपन सवार हो चुका था और इस वक्त तो पागलों की तरह उसके होठों को काटे जा रहा था। वही इधर मानवी लगातार अनय के सीने पर अपने हाथों से मार रही थी, लेकिन अनय अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, क्योंकि अनय उसके साथ बिल्कुल हैवानों की तरफ बर्ताव कर रहा था। उसे मानवी के दर्द से फर्क नहीं पड़ रहा था, अब तक उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। तभी अनय ने उसके होठों को छोड़ा और तिरछी नजरों से शैतानी मुस्कुराहट के साथ इनर को देखा और बेशर्मी से बोला, व्हाट आ टेस्ट। इसे कहते हैं असली होठों का टेस्ट, और अब ये टेस्ट जिंदगी भर के लिए मेरा। कहकर उसने बिना वक्त गंवाए अपने होठों को मानवी की गर्दन पर रख दिया। वही मानवी, जो अभी तक गहरी गहरी सांसें ले रही थी, वह एक बार फिर कांप गई। इस वक्त उसे अनय से बहुत डर लग रहा था। उसने रोते हुए इनर की तरफ देखा, वो उससे आंखों ही आंखों से हेल्प मांग रही थी। वही इनर ये देख उसकी तरफ बढ़ने लगी,
लेकिन तभी अनय ने अपना चेहरा मानवी की गर्दन से बाहर निकाला और लाल आंखों से इनर को देखा और गुस्से में बोला, तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? क्या तुम्हारा भी मन कर रहा है मेरे साथ हम बिस्तर होने का? और अगर कर रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आ सकती हो। वैसे भी तुम मेरी एक्स वाइफ हो। ओह सॉरी, होने वाली एक्स वाइफ थी, लेकिन कोई नहीं, मैं अभी भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा और तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर दूंगा। वैसे गलती तुम्हारी भी नहीं है, मेरे भाई ने अभी तक शायद तुम्हें छुआ भी नहीं होगा। वैसे तुम उसे पसंद भी कहाँ से हो? कहाँ तुम गवार और कहाँ वो मॉडर्न? अनय की बातें इतनी बेशर्मी भरी थी कि कोई भी उन्हें सुनकर शर्मसार हो जाए। उसकी बातें सुनकर इनर के कदम रुक गए। वो इस वक्त अनय से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि इस वक्त उसे मानवी को अनय से बचाना ज़्यादा जरूरी लग रहा था। उसे अच्छे से पता था अनय ये सब सिर्फ उसके लिए कर रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट मानवी पर पड़ रहा था। गलती ना होकर भी मानवी बुरी तरीके से उन दोनों के बीच पिस रही थी। तभी इनर ने वही डंडा उठाया और एक बार फिर अनय के सर पर दे मारा, लेकिन वह डंडा अनय के सर पर लगता उससे पहले ही अनय ने उस संडे को पकड़ लिया और खड़ा होकर उसने उस डंडे को इनर से छीनकर दूर फेंक दिया। तभी उसने जल्दी से मानवी को खड़ा किया, उसके बालों को सही से किया। वही उसकी हरकत देखकर इनर और मानवी दोनों ही हैरान हो गई। लेकिन तभी अनय ने मानवी की कमर पर हाथ रखा और इनर से बोला, आखिर तुम चाहती क्या हो? कम से कम मेरे भाई के साथ तो खुश रहो। इनर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ हो चुकी है, तो प्लीज तुम उसके साथ खुश रहो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रिश्ते में मैं तुम्हारा जेठ लगता हूं, तब भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही। तुम अपने जेठ के साथ ऐसा करना चाह रही हो, वह भी अपने पति की गैरमौजूदगी में। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली। और सच में आज मैं बहुत खुश हूं कि मैंने तुमसे शादी नहीं की, नहीं तो तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुमसे शादी करके वैसे भी मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। पता नहीं तुम्हारे अफेयर और कहाँ कहाँ चल रहे होंगे। जब तुम अपने घर के मर्द को नहीं छोड़ रही तो बाहर वाले को कहाँ से छोड़ती होगी? वही उसकी बातें सुनकर इनर हैरान रह गई। अनय सिर्फ उसके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा रहा था, बल्कि ये उंगली उसकी परवरिश पर भी उठ रही थी। वही इनर उसके एलिगेशन सुनकर बुरी तरीके से रोने लगी थी। वही मानवी हैरानी से अनय को देख रही थी, लेकिन तभी अनय ने धीमे से मानवी के कान में कुछ कहा। उसकी बात सुनकर मानवी सहम गई। कोई अभी कुछ कहता कि तभी एक बार फिर अनय बोला, देखो इनर, अब मुझे भूल जाओ और विनाश को अपना लो। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, ये तुम समझ क्यों नहीं रही? मानता हूँ तुम्हारे भी कुछ ज़रूरतें हैं, लेकिन वह तुम्हें विनाश से पूरी करनी चाहिए। वो अभी ये कह नहीं रहा था कि तभी इनर ने गुस्से में उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। चटाक की आवाज के साथ अनय का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। लेकिन तभी वहां किसी की गुस्से से भरी आवाज गूंजी, ये क्या हो रहा है यहाँ? ये आवाज सुनकर इनर कांप गई। उसने मुड़कर पीछे देखा तो वहां रुक्मणी खड़ी थी और उन्हीं के साथ में वहां पूरा परिवार खड़ा था, सिर्फ अंशी को छोड़कर, क्योंकि अंशी इस वक्त सो रही थी। तभी रुक्मणी चलकर उनके पास आई और गुस्से में बोली, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? इसके जवाब में इनर कुछ कहती कि तभी अनय जल्दी से बोल, दादी सा, अब मैं आपको क्या ही बताऊं? मुझे तो आपको बताते हुए भी शर्म आती है। आप खुद ही देख सकती है इनर क्या करने की कोशिश कर रही है। विनाश यहाँ है नहीं और उसकी गैर मौजूदगी में इससे इसकी जवानी संभाली नहीं जा रही और ये खुद को मुझे ऑफर कर रही है। और जब इसके लिए मैंने मना किया तो इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और इसके बाद जब मैंने इससे ये बोला कि ये सब सही नहीं है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तो इसने गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार दिया। आप खुद ही देख सकते ही। ये सुनकर रुक्मणी ने गुस्से में इनर को घूरा। कोई कुछ कहता कि तभी पीछे से मीनाक्षी बोली, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं है, इनर ऐसा कभी नहीं करेगी, उसे अपनी मर्यादाएं पता है। मीनाक्षी को अपनी साइड लेते देखा इनर ने नम आंखों से उनकी तरफ देखा। वहां खड़ा हर एक शख्स उसके खिलाफ था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा सच बोल रहा है। लेकिन वही मीनाक्षी आंखों देखी सच्चाई पर भरोसा ना करके उस पर भरोसा कर रही थी। इससे ज्यादा क्या ही होगा उसके लिए। मीनाक्षी को खुद पर भरोसा ना करते देख अनय बोला, मैं जानता था माँ आपको मुझ पर कभी भरोसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ मानवी भी है, उसने भी सारी बातों को सुना है, आप उससे भी पूछ सकती हैं। कहकर उसने मानवी की तरफ इशारा किया। तभी रुक्मणी बोली, मानवी, क्या अनय सच कह रहा है? इस पर मानवी ने अपना सर हाँ में हिलाया, बोली, ये सच कह रही है। जब मैं यहाँ आई तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इनर इनके ऊपर थी और वह जबरदस्ती उनके ऊपर झुकी हुई थी। ये उसे बार बार खुद से दूर कर रहे थे, लेकिन वह मान नहीं रही थी। वही माननी की बात सुनकर इनर हैरान रह गई। वह हैरानी से उसे देखने लगी, उसे मानवी से ये उम्मीद नहीं थी। वही अपनी बात कहते ही मानवी ने अपना सर झुका लिया। वह इनर से नजरें नहीं मिलना चाहती थी और वह जानती थी कि ये बोलने के बाद वह इनर से नजरें मिलने के काबिल ही नहीं रही। तभी रुक्मणी राणा गुस्से में बोली, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी इनर, हमें शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बहू कहते हुए। सोचो आज अगर विनाश यहाँ होता तो उसे कैसा लगता। सोचो तुम खुद, और ये मत सोचना ये बात विनाश से छुपी रहेगी, उसे सच्चाई जरूर पता चलेगी। और बाकी तुम खुद देख लेना, तुम्हें विनाश से रिश्ता चलाना है या खत्म करना है, क्योंकि हम तो इतनी बच्चुलन लड़की कौन अपने घर में नहीं रख पाएंगे जो हमारे एक नहीं दोनों ही पोतों पर डारे डालती फिरे। उनकी बातों में साफ तौर पर धमकी थी।
इस वक्त रुक्मणी राणा का बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा था, लेकिन वहां परिवार के सभी लोग मौजूद थे, इसलिए वह चाहकर भी इनर से कुछ नहीं कह पा रही थी। तभी शालिनी बोली, अगर ऐसी बहू इस खानदान में आती रही ना तो इस खानदान का सर्वनाश तय है। इसके अंदर पता नहीं कितनी हवस भरी हुई। आजकल की लड़कियों के अंदर भी बिल्कुल सब नहीं है। खुद का पति एक दिन के लिए बाहर गया नहीं कि उन्हें अपने जेठ के साथ है। कुछ कहूंगी तो आप लोग ही कहोगे कि मैं गलत बोलती हूँ, लेकिन आज मैं सच्चाई बोल रही हूँ। अगर आज हम ना आते तो इनर तो अनय को फोर्स कर चुकी होती, और अनय भी मर्द है, वह कहाँ तक खुद पर कंट्रोल करें। जब एक लड़की उसे खुद इतना फोर्स कर रही है तो वह बेचारा क्या करे। सामने से अप्रोच करने पर तो कोई भी बहक जाता है, लेकिन तब भी अपने भाई की बीवी समझकर उसने खुद पर इतना कंट्रोल किया। लेकिन अब तो बेशर्मी की भी हद हो चुकी है। कायदे में तो अब इस लड़की को इस घर में रखना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ विनाश के आने से पहले ही इसे यहाँ से निकाल दो। शालिनी के लगाए इल्जाम सुनकर इनरा का रोना छूट गया। उसके इल्जाम सच में बहुत गंदे थे। आखिर कोई लड़की बिना गलती के इतना सब कुछ कैसे सुन सकती थी। आज इनरा को सच में विनाश की याद आ रही थी। कैसे विनाश ने हर बार सबके सामने उसके लिए स्टैंड लिया था। उसे याद था पहली रसोई में भी विनाश उसके लिए खड़ा रहा था, और अगर आज विनाश होता तो उसके लिए स्टैंड लेता। CH31, तुम्हारी खूबसूरती देखकर हर मर्द बहक जाए। अब आगे तभी इनरा अपने मन में बोली, माना विनाश मेरे पति है, और अगर वो यहाँ होते तो मेरे लिए स्टैंड लेते, लेकिन मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं एक इंसान हूँ, तो क्या मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती? ले सकती हूँ, और मुझे खुद के लिए लड़ना होगा। और वैसे भी हर जगह खुद के लिए लड़ना पड़ता है, लड़कियां कमजोर नहीं होती। सोचते हुए उसने शालिनी की तरफ देखा और बोली, बुआ जी, आज जब बात आपके प्यारे भतीजे अनय की है तब आपका मुंह बहुत चल रहा है। आप बोलने से पीछे नहीं हट रही, तो उस दिन आपकी ये जवान कहाँ गई थी जब आपके भतीजे ने मुझे शादी के मंडप में छोड़ा था? अरे कोई इतना सीधा नहीं होता। उस वक्त अगर मैं चाहती ना तो मीडिया के सामने जाकर रो सकती थी, आपकी इज्जत पूरे समाज में उछाल सकती थी, ये कह सकती कि आप लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और फिर बताइए, अगर मैं ये करती तो आपकी इज्जत क्या ही रह जाती? और बात रही आज की, आप कह रही हैं कि मैं आपके भतीजे को सामने से अप्रोच कर रही हूँ। तो एक बात बताइए, ये तो पत्नी व्रता है। दूसरी बात, एक आदमी भी है। कहाँ ये आदमी और कहाँ मैं? आप खुद सोचिए, इनमें कितनी ताकत है। और कहाँ मैं नाजुक सी? क्या मैं रोक पाऊंगी इन्हें यहाँ पर और कर पाऊंगी इनके साथ जबरदस्ती? मैं यहाँ पहले खुद आई थी, ये चाहते तो यहाँ से जा सकते थे, लेकिन ये जानबूझकर यहाँ रुके रहे। और तब भी आप लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपका झूठ आपको ही भारी पड़ जाए, क्योंकि अगर ये बात विनाश को पता चली तो विनाश सारी सच्चाई खोल देंगे, और फिर आप क्या करेंगी ये आप खुद सोच लीजिए। इनरा ने बिना रुके एक ही सांस में सब कह डाला। उसकी बात सुनकर शालिनी सकपका गई। इनरा का जवाब बिल्कुल सटीक था और उसके जवाब ने शालिनी की बोलती बंद कर दी थी। लेकिन शालिनी अपने प्लेन की शुरुआत को खराब नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वह बोली, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारा अनय गलत कह रहा है? चलो ये मान लेते हैं, लेकिन मानवी भी गलत कह रही है क्या? वह भी तो यही खड़ी है, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तो क्या तुम उसे भी गलत ठहराओगी? ये सुनकर इनरा ने आस भरी निगाहों से मानवी की तरफ देखा, लेकिन मानवी नजर झुकाए खड़ी थी। उसकी हरकतें देख इनरा को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इनरा खुद के लिए स्टैंड ले रही थी, यहाँ तक कि उसकी बातों ने शालिनी की बोलती बंद कर दी थी, लेकिन यहाँ बस मानवी की वजह से सब बेकार हो गया। वही इनरा को अब तक ये बात समझ आ चुकी थी कि ये सब जानबूझकर प्लान बना कर दिया गया है। कोई कुछ कहता कि तभी रणवीर राणा बोले, बस बहुत हो गया, अब यही इस उम्र में देखना बाकी रह गया था। कभी सोचा नहीं था कि इस उम्र में ये सब भी देखना पड़ेगा। अब सभी अपने कमरे में जाओ, जो हुआ सो हुआ। और दूसरी बात इनरा, जब तक विनाश वापस नहीं आ जाता तब तक तुम बिना किसी काम के अपने रूम से बाहर नहीं निकलोगी। विनाश आ जाएगा, इसके बाद हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं। वही इस बात को इतनी जल्दी रफा दफा होते देख शालिनी को बहुत तेज गुस्सा आया। शालिनी गुस्से में बोली, पापा आप बात को इतनी आसानी से जाने कैसे दे सकते हैं? बात यहाँ रिश्तों की है, बात इज्जत की है। हमारे घर में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि छोटे भाई की बीवी बड़े भाई पर डोर डाले और घर वाले शांति से देखें। अगर आज आपने इसे छोड़ दिया तो ये कल फिर ऐसे ही करेगी। उसकी बात को बीच में काटते हुए रणवीर राणा बोले, उसके लिए हम जिंदा हैं और हमें सच्चाई पता है, तो हमारे सामने इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आप सभी यहाँ से अपने कमरे में जाएंगे और शायद कल विनाश वापस आ जाए। उनकी बात सुनकर इनरा ने नम आंखों से सभी को देखा और वहां से अपने कमरे की तरफ निकल गई। वही धीमे धीमे करके वहां से सभी अपने कमरे में चले गए। अब वहां सिर्फ रणवीर राणा और अनय मौजूद थे। तभी अनय वहां से जाने लगा, लेकिन उसे पीछे से रणवीर राणा रोकते हुए बोले, क्या तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे अनय? ये सुनकर अनय के चलते हुए कदम रुक गए। वह उनकी तरफ पलटा और कंफ्यूजन से बोला, अब मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी जो आपको प्रॉब्लम हो रही है दादाजी? उसे अपने सामने ओवर एक्टिंग करते देख रणवीर राणा बोले, अनय तुम्हें हमारे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। क्या हमने कल तुम्हें नहीं देखा था कि तुम कैसे उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे? और इनरा के संस्कार ऐसे नहीं हैं, इसलिए हमें नहीं लगता कि वह ये सब करेगी, और ये सब तुमने जानबूझकर किया है इनरा को हमारी नजरों में गिराने के लिए। ये सुनकर अनय ने उन्हें कुछ देर तक देखा, तभी वह बोला, आप भी हद कर रहे हैं दादाजी।
मैं कल की बात को तो कब का भूल गया था। मानता हूं कि कल गुस्से में बहक गया था, लेकिन मैंने खुद की पसंद की लड़की से शादी की है और मैं उसे पसंद करता हूं। मैं उसके साथ में काफी खुश हूं। वह तो कल इनर ने मुझे उकसाया था, नहीं तो मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करता। और आज भी वह मेरे साथ यही सब करने की कोशिश कर रही थी। आप मानिए या ना मानिए, वो मुझे पसंद करती थी और मैं उसे नहीं मिला, इसीलिए उसे अब तक गुस्सा आ रहा है और विनाश उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। बात बस इतनी सी है, लेकिन आपको तो सिर्फ मुझे ही गलत समझना है, तो समझते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अनय ने बिना रुके एक ही सांस में सब कह डाला। वही उसकी बातें सुनकर रणवीर राणा काफी देर तक कुछ सोचते रहे। उन्हें सोचते देख अनय अपने मन में बोला, दादाजी आखिर खून खून होता है और खून अपना असर दिखाता है। आप चाहे भले कितना ही मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन हूं तो मैं आखिर में आपका ही पोता और भरोसा तो आपको मुझ पर ही करना पड़ेगा। लास्ट में वह कल की आई हुई लड़की मेरी जगह नहीं ले सकती। तभी रणवीर राणा कुछ सोच कर बोले, जो भी हो अनय, लेकिन हम तुमसे बस इतनी उम्मीद करते हैं कि तुम जिससे शादी की है अब तुम बस उसी पर ध्यान दो और इनर को भूल जाओ, क्योंकि उसकी शादी विनाश के साथ हो चुकी है और विनाश की आदत से तुम वाकिफ हो। तुम खुद देख चुके हो विनाश इनर के पीछे कितना पागल हो चुका है। और ये बात बात पर एक बात कहना बंद कर दो कि विनाश इनर को पसंद नहीं करता या फिर उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। और तुम्हें ये चीज कहने में शर्म आनी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें बंद कमरों में ही अच्छी लगती हैं। ये सुनकर अनय ने कहा, दादाजी रात काफी हो गई है, अब मुझे लगता है आपको आराम करना चाहिए। उसकी बात सुनकर रणवीर राणा का चेहरा देखने लायक था। उन्हें अनय की बात सुनकर काफी गुस्सा आया और वह उससे बोले, अनय हम जानते हैं तुम्हें हमारी बात पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन हमारी बात सटीक है। अगर आइंदा से तुम हमें इनर के साथ दिखे या उसके साथ तुमने कुछ गलत किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भले ही तुम हमारे पोते हो, लेकिन वह भी हमारी पोता बहू है और उसकी इज्जत ही हमारी इज्जत है, ये मत भूलना तुम। इतना कहकर वह वहां से निकल गए। वहीं उनकी बातों में अनय के लिए धमकी साफ थी, जो चीज अनय भी समझ गया था, लेकिन उसे उनकी बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तभी वो वहां से जाने लगा, लेकिन तभी शालिनी वहां आई और उसे रोकते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो उन्हें? इस पर अनय के चलते हुए कदम रुक गए और वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो क्या अब आपकी बकवास सुनने के लिए मैं यहाँ रुकूं? अनय को इतने चिड़चिड़े तरीके से बात करते देख शालिनी बोली, इतना गुस्सा किस बात का अनय? क्या आप नहीं जानती इतना गुस्सा मुझे किस बात का आ रहा है? ये सब आपका ही किया धरा है। आपने कहा था कि प्लेन की शुरुआत यहाँ से होगी और आज इनर सबकी नजरों में गिर जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उल्टा पता है आपको, दादाजी मुझसे बहस कर रहे थे, उन्हें मुझसे ज्यादा उस इनर पे यकीन है। उन्हें लगता है मैंने उसके साथ बदतमीजी की है। अनय ने गुस्से में अपना आपा खोते हुए कहा। ये सुनकर शालिनी अपने मन में बोली, तो उस बुड्ढे ने गलत क्या कहा? तुम्हारे तो खून में ही पागलपन है, पैदाइशी पागल हो तुम। तभी उसे अनय की आवाज सुनाई दी, अब आप कुछ बोलेंगे या मैं यहाँ से जाऊं, क्योंकि आपकी शक्ल देखने के लिए तो मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। ये सुनकर शालिनी बोली, इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। हमने पहले डिसाइड किया था, हमारे प्लान की शुरुआत ही ये थी और मानो ना मानो हमारा ये प्लान काफी हद तक वर्क किया है। अभी तो बस शुरुआत है, परसों नया धमाका होगा और धीमे धीमे ऐसे ही करके कई सारी चीजें होगी। तो तुम्हें इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम खुद सोचो, एकदम से कोई सक्सेस नहीं होता और आज से शुरुआत थी, तो फिर तुम क्यों इतना सोच रही हो? ये सुनकर अनय भी कुछ शांत हुआ, क्योंकि शालिनी की बात उसे काफी हद तक सही लगी थी। आखिर आज उनके प्लान की शुरुआत थी। तभी अनय बोला, वह सब ठीक है, लेकिन प्लान के लास्ट में मुझे सक्सेस चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप भी देख लीजिएगा। उसकी बातों में धमकी थी, जिसे सुनकर शालिनी को भी काफी हद तक गुस्सा आया, लेकिन इस वक्त वह अपने आप को रोक रही थी। तभी शालिनी के दिमाग में अचानक से कुछ आया और वह बोली, वह सब ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, यह मानवी अचानक से तुम्हारी हाँ में हाँ क्यों मिला रही थी? इतनी सीधी तो वह है नहीं कि तुम कहोगे कि मेरी बात मान लो और वो मान लेगी। इसके जवाब में अनय बोला, आप आम खाए गुठलियां क्यों गिन रही है? उसने मेरी बात कैसे मानी और क्यों मानी, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आखिर मेरी बीवी है, शादी करके लाया हूं, मेरी बात नहीं मानेगी तो किसकी मानेगी? उसकी बात शालिनी को हजम नहीं हुई, लेकिन उसने फिर कुछ नहीं कहा और वह वहां से चली गई। उसके जाते ही अनय ने गहरी सांस ली और वह भी अपने कमरे की तरफ निकल गया। इधर उसके कमरे में मानवी लगातार इधर उधर चक्कर लगा रही थी। टेंशन उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी अनय कमरे के अंदर आया। उसके आते ही मानवी जल्दी उसके सामने गई और बोली, मेरी इरा कहाँ है? ये सुनकर अनय ने उसे इग्नोर किया, उसके साइड से निकलने लगा। अनय को खुद को इग्नोर करते देख मानवी को बहुत तेज गुस्सा आया। वो अनय के सामने आई और उसके कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से में बोली, मैंने आपसे कुछ पूछा है, मुझे साफ साफ जवाब दीजिए, मेरी इरा कहाँ है? मानवी के अचानक से कॉलर पकड़ने से अनय को भी गुस्सा आ गया। आखिर मर्द का सबसे बड़ा ईगो यही होता है, अगर कोई उसकी कॉलर पकड़ ले तो उसका गुस्सा सारी हदें पार कर जाता है। अनय गुस्से में बोला, मुझे नहीं पता, और दूसरी बात, पहले मेरा कॉलर छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी और मुझे बेवकूफ मत बनाइए, प्लीज साफ साफ बताइए इरा कहाँ है? मानवी गुस्से में बोली। उसको जिद करते देख अनय को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था।
तभी अनय ने उसके बालों को पीछे से पकड़ लिया और उस पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, देखो अगर मैं अपनी पर आया ना तो मैं तुम्हारे साथ इतना गलत कर जाऊंगा कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, इसीलिए कह रहा हूं मुझसे दूर रहो, मैं खुद एक आग हूं। वही उसके बाल पकड़ने से मानवी की दर्द भरी चीख निकल गई, उसकी आंखें नम हो गई। उसकी पकड़ अपने आप अनय के कॉलर पर ढीली हो गई। ये देखकर अनय ने उससे अपना कॉलर छुड़ाया और अपने कॉलर को झटकते हुए बोला, मुझसे डर कर रहा करो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ इतना गलत करूंगा कि उसके लिए तुम जिंदगी भर पछताओगी। कहकर वो वहां से जाने लगा। लेकिन तभी एक बार मानवी उसके सामने आई और बोली, आपको मेरे साथ जो करना हो कीजिए, लेकिन इन सब में मेरी बहन को मत लाइए, वो बहुत छोटी है। मुझे साफ साफ बताइए इरा कहाँ है? मुझे नहीं पता, अनय ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। उसकी बात सुनकर मानवी गुस्से में बोली, तो फिर आपने मुझे टेरेस पर यह क्यों कहा था कि इरा आपके दोस्त के पास है, और अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो आपके कहने पर आपका दोस्त उसके साथ जबरदस्ती करेगा? बताइए, मैं कुछ पूछ रही हूं आपसे। इस बार मानवी गुस्से में चिल्लाती बोली। इरा उसके लिए सिर्फ बहन नहीं, उसकी खुद की बेटी थी जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। तभी अनय बोला, हाँ कहा था मैंने, और इस वक्त वो जिसके पास है ना वो खुद एक दरिंदा है और वह उसके साथ कुछ भी कर सकता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा तुम्हारी बहन का किसी भी वक्त रेप हो सकता है। उसकी बात सुनकर मानवी का धक्के रह गया। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। अब आगे और उसके कदम लड़खड़ाए, वह गिरती उससे पहले ही उसने खुद को संभाल लिया। आंसू का एक कतरा उसकी आंखों से बह गया, जिस चीज का उसे एहसास भी नहीं हुआ। मानवी खुद में ही बड़बड़ाई, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी इरू के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ ये जरूर झूठ बोल रहे हैं, मैं ये मान ही नहीं सकती, मेरी इरू तो पढ़ाई कर रही थी ना। खुद से ये बात करते हुए मानवी खुद को तसल्ली दे रही थी। वही अनय उसे एकटक पागलों की तरह बिहेव करते हुए देख रहा था। तभी अनय वहां से जाने लगा। ये देखकर मानवी अपने होश में आई और हड़बड़ाते हुए उठी और अनय के आगे आकर बोली, प्लीज मेरी बहन को मेरे पास छोड़ दीजिए, वो बहुत मासूम है, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। इस पर अनय रुका और बोला, मासूम तो है ये तो कहूंगा, मासूम भी है और काफी हद तक खूबसूरत भी, इसलिए मेरा दोस्त उसके पीछे दीवाना हुआ है, और अगर तुम चाहती हो कि वह सुरक्षित रहे तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। मैं जो कहूंगा वह तुम्हें बिना किसी बहस के मानना होगा, और अपनी बहन से मिलने का ख्वाब तो भूल ही जाओ, और उसे जिंदा सही सलामत देखना चाहती हो तो बस मेरी बात मानती रहो। अनय की बात सुनकर मानवी ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। इस वक्त मानवी का मन तेज तेज चिल्लाकर रोने का कर रहा था। कहा वो अनय के पास ही इसलिए आई थी कि अपनी बहन का खर्चा उठा सके, उसे अच्छी लाइफ दे सके, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। उसने अनय के पास आकर खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारी थी। तभी मानवी अपनी आखिरी कोशिश करते हुए अनय के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, मेरी बहन सच में बहुत मासूम है, आपको जो भी करना है मेरे साथ कर लीजिए, और हाँ मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, आप जो कहेंगे वह सब करूंगी, लेकिन बस एक बार मेरी बहन को छोड़ दीजिए। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है, उसे दुनिया की कोई समझ नहीं है, वो बहुत मासूम है। कहते हुए मानवी उसके कदमों में अपने सर को रख के लगातार रोए जा रही थी, लेकिन उसके रोने से अनय सिर्फ इरिटेट हो रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी अनय गुस्से में बोला, अपना ये मेलो ड्रामा मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, उठो मेरे पैरों से, नहीं तो उठाकर फेंक दूंगा। उसने तेज आवाज में गुस्से से चिल्लाते हुए ये बात कही थी, जिसे सुनकर मानवी कांप गई और वह डर से उसके पैरों से उठ गई। वही उसके उठते ही अनय ने उसे घूर कर देखा और कमरे से बाहर निकल गया। उसे जाते देख मानवी धम्म की आवाज से एक बार फिर जमीन पर गिर गई और खुद का चेहरा हाथों में भरकर रोते हुए बोली, है भगवान क्या से क्या हो गया मेरी जिंदगी में। कुछ वक्त पहले मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं होती थी, लेकिन मुझे खुशी देने वाला भी मेरी जिंदगी से चला गया। क्यों चले गए तुम मुझे छोड़कर रूडी? कहते हुए उसका हाथ अपने आप अपने पेट पर चला गया और अपने पेट को सहलाते हुए वह तेज तेज रोने लगी। मानवी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पास्ट में उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। तभी मानवी एक बार फिर से बोली, रूडी बस एक बार मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ और अपनी मानवी को संभाल लो, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती, या ये भगवान मेरी जान ले ले तो मैं सुकून से मर पाऊं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन मुझे इरा की है, मुझे कैसे भी करके अपनी बच्ची को बचाना होगा। कहते हुए मानवी कुछ सोचने लगी। वही इधर दूसरी तरफ अनय दूसरे रूम की बालकनी में था। तभी अनय के पास किसी का कॉल आया और वह इधर से बोला, क्या अपडेट है? तभी उधर से आवाज आई, सर जिस लड़की के बारे में आपने पता लगाने के लिए बोला था वो लड़की मिस्टर रुद्रम धनराज के पास है, पता लगाने में पता चला है कि वह उसे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गया है। ये सुनकर अनय खामोश हो गया। कुछ सोचकर वो आगे बोला, वो कब उसे अपने साथ ले गया था और क्यों ले गया था, तुमने ये पता किया? इस पर एक बार फिर उधर से आवाज आई, सर मैंने पता किया था और पता लगाने पर यह पता चला है कि उस लड़की को वो इसलिए अपने साथ ले गया क्योंकि उस लड़की ने उसे कॉलेज में सभी के सामने थप्पड़ मारा था, और थप्पड़ मारने की वजह ये थी कि मिस्टर रुद्रम कॉलेज में सभी के सामने उसकी दोस्त को जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहे थे, और ये चीज उस लड़की से बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए उसने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मारा। और ये तो आप भी जानते हैं रुद्रम धनराज खुद एक आग है,
और उस लड़की के थप्पड़ मारने से उसका ईगो हर्ट हो गया, इसलिए वह कल उसे अपने साथ ले गया था और इस वक्त वो लड़की उसी के साथ उसी के फार्म हाउस पर है। ये सुनकर अनय के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। अनय ने कॉल कट कर दिया और अपना फोन अपने हाथों में घुमाते हुए बोला, इंटरेस्टिंग, इससे मेरे काफी फायदे हैं। कहते हुए अनय लगातार मुस्कुराए जा रहा था। कुछ तो था उस मुस्कान में जो आगे आने वाले वक्त में कोई धमाका करने वाला था। दूसरी तरफ इनरा का रूम। जब से इनरा अपने कमरे में आई थी तब से औंधे मुंह बेड पर लेटी लगातार रोए जा रही थी। आज उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई थी और न सिर्फ उस पर उंगली उठाई गई थी बल्कि उसकी सभी के सामने इतना बेइज्जती की गई और यही सोचकर उसे और रोना आ रहा था। रोते रोते ऐसे ही पूरी रात बीत गई और रात के किस पहर उसकी आंख लगी इसका उसे कुछ पता नहीं था। अगली सुबह आज इनरा जल्दी उठ चुकी थी। वैसे भी कल रात उसे नींद नहीं आई थी तो इसलिए वह जल्दी उठ गई थी और तैयार होकर वह अपने कमरे से बाहर निकल गई थी। अब वो किसी को कुछ भी कहने का मौका नहीं देना चाहती थी। इनरा इस वक्त नीचे किचन में थी। आज का पूरा ब्रेकफास्ट खुद उसी ने रेडी किया था और इसमें उसकी हेल्प किसी भी सर्वेंट ने नहीं की थी। सभी फैमिली वाले इस वक्त डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। इनरा साइड में चुपचाप खड़ी हुई थी। डाइनिंग टेबल पर चारों तरफ शांति ही शांति थी। सभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे लेकिन रणवीर राणा खुद में ही कुछ उखड़े उखड़े लग रहे थे और ये देख शशांक राणा बोले, क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? इस पर रणवीर राणा उखड़ी हुई आवाज में बोले, अब क्या ही बोले हम, तुम्हें याद है हमारा वो दोस्त अशोक धनराज, उसने अपने उस नाजायज बेटे को अपना लिया और उसे साले ने मुझे धोखा दिया और ये बात मुझे आज न्यूज़पेपर देखकर पता चली। कहते वक्त उनकी नजरें शालिनी के ऊपर थी। वही उनकी बात सुनकर शालिनी के हाथों से स्कूल छूटकर नीचे गिर गया और वह हड़बड़ाते हुए उन्हें देखने लगी। वही शालिनी को खुद की तरफ देखता पाकर रणवीर राणा ने उससे अपनी नजरें फेर ली। वहीं उनकी बात सुनकर सभी हैरान थे और सभी हैरानी से शालिनी की तरफ देख रहे थे। वहां मौजूद इनरा और मानवी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ किस चीज पर बात हो रही है। तभी रणवीर राणा अपनी बात पलटते हुए बोले, ये सब तब भी ठीक था लेकिन पिछले 1 साल से जिस प्रोजेक्ट पर हमारी कंपनी काम कर रही है, अब इस प्रोजेक्ट पर अशोक धनराज के पोते ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। और बात यह है कि यह चीज पॉलिटिक्स में हवा की तरह फैल रही है। जो कुछ वक्त पहले हमारे घर में हुआ उसका हमारे पॉलिटिक्स करियर और बिजनेस पर काफी गहरा असर पड़ा है, जिससे हमारी रेपुटेशन मार्केट में डाउन हो रही है और वह कंपनी जिसके साथ में हम पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं वह प्रोजेक्ट उन्हें देने की सोच रही है और अगर एक बार वह प्रोजेक्ट उन्हें मिला तो हमारी काफी बदनामी होगी। बात उस प्रोजेक्ट के पैसे की नहीं है कि उससे कितनी किसकी कमाई होगी, बात है इज्जत की और जान जाए लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए। ये सुनकर शशांक राणा के माथे पर भी बल पड़ गए लेकिन इस वक्त शालिनी के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। लेकिन उसकी मुस्कुराहट कोई देखता इससे पहले ही उसने खुद को नॉर्मल कर लिया, लेकिन खुशी उसके चेहरे से छुपाए नहीं छुप रही थी। तभी शशांक राणा कुछ सोचते हुए बोले, ये बात तो बहुत टेंशन वाली है क्योंकि अब वो परिवार एक हो चुका है। दूसरी बात, अशोक अंकल ने हमारे साथ धोखा किया है। अगर उस वक्त उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आज शालिनी यहाँ नहीं बैठी हुई होती। कहते वक्त उनकी नजरें शालिनी पर थी। तभी रणवीर राणा की नजरें अनय पर गई और वह कुछ सोचते हुए बोले, अनय, हम तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहते हैं और यह सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, हमारी इज्जत है जिसे हम तुम्हें सौंप रहे हैं। उनकी बात सुनकर अनय के साथ साथ सभी घर वाले उन्हें कंफ्यूजन से देखने लगे। तभी रणवीर राणा एक बार फिर बोले, हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर अब तुम काम करो। अभी तक इस प्रोजेक्ट पर शशांक काम कर रहे थे। उनकी बात सुनकर अनय परेशान हो गया। तभी अनय जल्दी से बोला, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता और आप जानते हैं कि उसके पोते से मेरी बिल्कुल नहीं बनती। एक बार हमारी लड़ाई हो चुकी है तो ये सब मुझसे नहीं होगा। उसे साफ इनकार करते देख रणवीर राणा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रणवीर राणा गुस्से में बोले, हमें नहीं पता था अनय कि तुम इतने काया हो। तुम्हारी रगों में राणा का खून है। राणा जो अपनी जवान के लिए जाने जाते हैं, वो मर भी जाएंगे तो उनकी जवान नहीं खाली जाएगी और यहाँ बात हमारी जवान की ही है। जब तुम यहाँ से भाग गए थे तब विनाश ने हमारी जवान रखी थी और आज हम तुमसे ये उम्मीद कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। हम ये काम विनाश से करवा सकते थे लेकिन विनाश पहले से ही इतना बिजी है, उसके न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते और तुम वैसे भी कुछ नहीं करते हो तो तुम कब अपनी जिम्मेदारी संभालोगे। तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें भी अब घर की जिम्मेदारियां संभालती चाहिए और वैसे ही तुम इस रियासत के बड़े बेटे हो। ये सुनकर अनय परेशान हो गया लेकिन तभी वो एक बार फिर बोला, आप चाहे कुछ भी कर लीजिएगा लेकिन इस प्रोजेक्ट पर मैं काम नहीं करूंगा। इतना कहकर वह गुस्से में उठने लगा लेकिन तभी रणवीर राणा बोले, तो ठीक है, भूल जाओ कि कभी तुम इस घर के बेटे थे, भूल जाओ कि इस घर पर तुम्हारा कोई हक था या कोई हिस्सा। अगर तुम इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करोगे तो मैं इस प्रॉपर्टी से तुम्हें बेदखल कर दूंगा। उनकी बात सुनकर अनय के आगे बढ़ते कदम रुक गए और वही वहां बैठा हर एक शख्स हैरान हो गया और हैरानी से रणवीर राणा की तरफ देखने लगा। वहां किसी को भी रणवीर राणा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दूसरी बात यह भी थी कि रणवीर राणा अनय से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। माना वो इस वक्त उससे खफा थे लेकिन इतना बड़ा फैसला ले लेना किसी को समझ नहीं आ रहा था।
तभी अनय हैरानी से बोला, आप ये क्या कह रहे हैं दादाजी? इस पर रणवीर राणा बोले, हम भी तुम्हारे दादा हैं और तुम्हारी अकल को ठिकाने लगाना हमें बहुत अच्छे से आता है, और तुम खुद सोच लो, तुम इस प्रोजेक्ट पर काम करोगे या फिर इस घर से बेदखल होगे, मर्जी तुम्हारी है। कहकर वो वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए। वहीं उन्हें बिना कुछ खाए जाते देख वहां बैठे हर शख्स का मूड खराब हो गया और धीमे धीमे सभी वहां से अपने कमरे की तरफ चल दिए। इधर दूसरी तरफ अनय अपने कमरे में आकर गुस्से में सामान तोड़ रहा था। रणवीर राणा की बात सुनकर उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी अनय अपने बाल नोचते हुए बेड पर बैठ गया और खुद से बोला, ये मुसीबत बिन बुलाए नहीं आ सकती, इसमें किसी का तो हाथ है, लेकिन ये सब अभी नहीं होना चाहिए था, मुझे इस वक्त अपने प्लान पर ध्यान देना था। तभी वहां किसी की आवाज आई, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा अनय, दिमाग से काम लो, मुश्किल से मुश्किल काम दिमाग से हल हो सकता है, लेकिन गुस्से से हर एक काम बिगड़ सकता है। शालिनी ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। अनय ने गुस्से में कमरे में आते वक्त कमरे का गेट खुला छोड़ दिया था, जिससे शालिनी अभी अंदर आई थी। वही शालिनी को देख उसका मूड और खराब हो गया और वह गुस्से में बोला, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं जो खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारूंगा, और मुझे पता है आप यहाँ किस लिए आए हैं, अगर आज बात खुद आपके। अनय, अपनी हद में रहकर बात करो मुझसे, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ और तुम उल्टा मुझे सुना रहे हो, शालिनी ने गुस्से में कहा। उसकी बात सुनकर अनय सार्कास्टिक वे में बोला, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ जो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारूं, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ तो हर जगह हमारी बदनामी होगी, और उसके बाद वैसे भी दादाजी मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, और जो अभी आप करने वाली थी वह भी होते होते रह जाएगा। उसकी बात सुनकर शालिनी उसे समझाते हुए बोली, अनय तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और फिर अगर तुम इस वक्त इतना ज्यादा घबराओगे ना तो हमारा आगे का प्लान खराब हो जाएगा, तुम्हें इस वक्त सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देना होगा। ये सुनकर अनय ने अपना सर हल्के से हाँ में हिलाया और वो कुछ सोचने लगा। उसे सोचते देख शालिनी कमरे से बाहर निकल गई। आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। विनाश आज भी घर नहीं आया और इधर अनय अपने आगे के प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी करने लगा। इधर दूसरी तरफ धनराज इंडस्ट्री, रुद्रम धनराज अपने केबिन में बैठा हुआ था और इस वक्त एक लड़की उसकी गोद में बैठी हुई थी, जिसे उसने जबरदस्ती अपनी गोद में बैठा रखा था। वो लड़की बार बार उसकी गोद से उठने की कोशिश कर रही थी। उसकी कोशिश देख रुद्रम को गुस्सा आ रहा था। तभी रुद्रम अचानक से खड़ा हुआ और उसने उस लड़की को राउंड वे में अपनी साइड घुमा के उसके दोनों पैरों को अपनी कमर पर लपेट दिया। उसके वापस से आकर सोफे पर बैठ गया। उसने उस लड़की के पैरों को और कसके अपने पेट पर दबाया, जिससे उन दोनों के नाजुक अंग आपस में टकराए और वह लड़की दर्द से करहा उठी। दर्द से उसे लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उस लड़की की उम्र करीब 18 साल थी और उसका नाम इरा था। इरा मानवी की बहन, जिसके लिए मानवी इतनी तड़प रही थी, वह रुद्रम धनराज के पास थी। इरा रुद्रम की हरकतों से अब तक काफी हद तक डर चुकी थी। वह रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगी, आपको अपना कभी चेहरा नहीं दिखाऊंगी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। नो नो बेबी, मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। आखिर तुम्हें तो शौक था ना रुद्रम धनराज से पंगा लेने का। जिस शख्स के आगे अच्छे से अच्छा इंसान बोलने की हिम्मत नहीं रखना, तुमने उसे थप्पड़ मार दिया, तो सोचो इसकी सजा क्या होगी। अगर मैं चाहता हूं तो अभी तुम्हारा रेप कर सकता था, या तो मैं तुम्हें जिंदा चला सकता था, क्योंकि औरों के साथ तो मैं अभी तक यही करते आया हूं। वैसे भी मैं बेरम इंसान हूं, जिसे किसी के मरने जीने से फर्क नहीं पड़ता, और ये बात तो अभी तक तुम जान ही चुकी होगी। ये सुनकर इरा कांपने लगी। वो सच में अभी तक रुद्रम को नहीं जानती थी, इसलिए वह उसके सामने आई, लेकिन अब उसे उससे बहुत डर लग रहा था। इरा ने इस वक्त एक मिडी ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि स्लीवलेस थी। वह ड्रेस स्ट्रैप वाली थी, जो कि उसके घुटनों तक आ रही थी, और इस वक्त वह ड्रेस उसके घुटनों से ऊपर थी, क्योंकि वह इस वक्त उसकी गोद में बैठी हुई थी, और उसे अपने ऊपर अपनी गोद में बैठाते वक्त रुद्रम ने उसकी ड्रेस को ऊपर कर दिया था, जिससे इरा अनकंफर्टेबल हो रही थी। तभी रुद्रम उसके सीने को गौर से देखते हुए बोला, वैसे कुछ ही बोलो, तुम अपनी फ्रेंड से ज्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारा ये खूबसूरत सा सीना देखकर तो अच्छे से अच्छा मर्द बहक जाए। वैसे काफी संभाल कर रखा है तुमने अपनी जवानी को। कहते वक्त उसकी नजरें उसके सीने पर थी, जिसे वह लगातार घूर रहा था, और उसकी ये हरकत इरा को और अनकंफर्टेबल कर रही थी। वह जल्दी से अपनी ड्रेस को ऊपर की तरफ करने लगी। वही उसकी हरकत देख रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है बेबी, अपनी जवानी को दिखने दो, अगर दिखेगी नहीं तो बिकेगी कैसे। सच में रुद्रम के शब्द बहुत भद्दे थे, जिसे सुनकर किसी को भी शर्म आ जाए। उसकी बातें सुनकर इरा की आंखें नम हो चुकी थी। तभी इरा ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे मेरी के पास जाना है, मुझे आपके पास नहीं रहना। तभी रुद्रम ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके दोनों गालों पर प्रेशर देते हुए बोला, दिल आ गया तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म पर मेरा, तो इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें अपनी कैद से रिहा नहीं करने वाला। और ये जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा है ना, तो तैयार हो जाओ तुम इसकी सजा के लिए, तैयार हो जाओ पल पल रोने के लिए। मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम खुद कहोगी कि तुमने क्यों रुद्रम धनराज से पंगा लिया। उसकी बात सुनकर इरा सिहर उठी। रुद्रम की बातें और उसकी पर्सनैलिटी उसे डराने के लिए काफी थी। सच में अब उसे पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने उस वक्त इतना डेयरिंग खुद को दिखाया और रुद्रम से पंगा ले लिया।
तभी रुद्र ने उसके गालों पर और प्रेशर दिया और जबरन उसके होठों को अपने होठों में भर लिया और जबरदस्ती उसके होठों को चूमने लगा। वही उसकी हरकत देख इरा का दिमाग ब्लैंक हो गया। उसे समझ ही नहीं आया उसके साथ क्या हुआ। कुछ पलों में जब उसे एहसास हुआ तब वह बुरी तरीके से रोने लगी और रुद्रम के सीने पर मरते हुए उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन उसकी हरकत से रुद्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा। रुद्रम के हाथ इस वक्त उसकी स्ट्रैप को कंधों से उतरने में लगे हुए थे और वही उसकी हरकतें देख इरा डर के मारे कांप रही थी। इरा रोते हुए अपने मन में बोली, दी प्लीज बचा लो मुझे, नहीं तो आज मैं कहीं की नहीं रहूंगी, आज आपकी छोटी कहीं की नहीं रहेगी। कहते हुए वह रोए जा रही थी। कुछ ही पलों में उसकी सांसें उखड़ने लगी। तभी रुद्रम ने उसके होठों को छोड़ा और बिना वक्त गंवाए उसने अपने होठों को उसकी गर्दन पर रख दिया और वाइल्डली उसकी गर्दन पर किस करने लगा। वही इरा बुरी तरीके से कसमसाते हुए उसकी गोद से उतारने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन यह नामुमकिन था। तभी रुद्रम ने उसकी कमर में हाथ डाला और कसकर उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे उसका सख्त सीना इरा के सॉफ्ट से सीने से टकराया, जिससे इरा के सीने में तेज दर्द उठा और वह रोते हुए मासूमियत से उसे देखने लगी। वही रुद्रम जो इरा के लिए पागल सा हो चुका था और अब तक उसने इरा के दोनों कंधों से स्ट्रैप को उतार दिया था, जिससे इरा की ड्रेस लूज हो चुकी थी। तभी रुद्रम की नजरें रोती हुई इरा पर गई, जिसे देखकर ना जाने क्यों उसका मन उसके साथ जबरदस्ती करने का नहीं हुआ। हालांकि उसे इस वक्त गुस्सा उस पर बहुत आ रहा था, क्योंकि उसने उसे थप्पड़ मारा था और एक आदमी को थप्पड़ मारना मतलब इसका मेल ईगो हर्ट करने था, और जो कि रुद्रम का भी हुआ था। तभी रुद्रम ने इरा के चेहरे को कसकर अपने हाथों में भरा और बोला, अपना ये मेलो ड्रामा करना बंद करो। ये मत सोचो तुम्हारे आंसू देखकर मैं पिघल जाऊंगा। तुम्हें सजा तो मिलेगी, लेकिन आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन तुम्हारी गलती की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, और वह सजा इतनी भयानक होगी कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। उसकी बात सुनकर इरा कांप उठी। इस वक्त इरा की पूरी बॉडी कांप रही थी, लेकिन रुद्रम के छोड़ने से फिलहाल के लिए उसका रोना कम हो गया था। तभी रुद्रम ने उसे अपनी गोद में उठाया और वहां से निकल गया। अगले दिन सुबह का वक्त था और आज भी इनरा जल्दी उठ चुकी थी। वह 2 दिन से जल्दी उठ रही थी और घर वालों के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और शाम का डिनर बना रही थी। वो इस वक्त एक परफेक्ट बहू बनने की कोशिश कर रही थी, तो चाहकर भी उसमें कोई खामियां नहीं निकाल पा रहा था। वही इस वक्त ब्रेकफास्ट टाइम था और सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। रणवीर राणा के चेहरे पर भी एक सेटिस्फेक्शन दिख रहा था और उसकी वजह थी अनेका उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ करना। दरअसल रणवीर राणा भी सभी को दिखाना चाहते थे कि उनका पोता भी किसी से कम नहीं है, और वैसे भी उनके शानो शौकत में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका खुद का एक नाम था, खुद का एक बिजनेस था। चाहे पॉलिटिकल करियर हो या फिर बिजनेस वर्ल्ड में, हर जगह उनका एक अलग ही नाम था। तभी शालिनी जूस पीते हुए बोली, इनरा विनाश नीचे नहीं आया, क्या वह ज्यादा थक गया है या तुमने उसे नीचे नहीं आने दिया? शालिनी की बात सुनकर इनरा हैरान रह गई और वह हैरानी से बोली, वह घर पर कहाँ है? ये सुनकर शालिनी सार्कास्टिकली बोली, वाह क्या बात है, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारा पति 2 दिन बाद लौटकर घर आ चुका है, कैसी पत्नी हो तुम? शालिनी की बात में साफ तौर पर एक तंज था, एक ताना, जिसे सुनकर इनरा का सर झुक गया। लेकिन इसमें उसकी गलती क्या थी? वो सुबह से नीचे थी तो उसे नहीं पता चला कि विनाश कब आया। तभी इनरा माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, वो मैं सुबह से नीचे हूँ इसलिए मुझे पता नहीं पड़ा, मैं उन्हें अभी देख कर आती हूँ। तभी शालिनी पीछे से बोली, हाँ, और उसे लेकर आना, नहीं तो कमरे में छोड़कर चली जाओ, तुम्हारा क्या भरोसा, वैसे भी हमारे बेटे को हमसे दूर करने में लगी हुई है। उसकी बात सुनकर इनरा बिना कुछ कहे वहां से चली गई। वहीं उसके जाते ही शालिनी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वही मुस्कुराहट अनय के चेहरे पर भी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी शालिनी अपने मन में बोली, अब आएगा इस खेल में असली मजा, जाओ जाओ इनरा, शौक से जाओ, वहां वैसे भी तुम्हारे लिए एक नया शौक तैयार है। वही इनरा चलते हुए खुद में बड़बड़ाए जा रही थी, 2 दिन से मुझे ताना मारने का बहाना ढूंढ रही थी, लेकिन मैंने कोई मौका या नहीं तो आज मुझे ताना मार ही दिया। कहते हुए इसका मुंह बन गया और जाकर उसने अपने कमरे का डोर ओपन किया तो उसकी नजरें अपने आप ही सामने चली गई और सामने देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और धीमे धीमे उसकी पलकें गीली होने लगी और आंसू का एक कतरा कब उसकी आंखों से नीचे गिर गया उसे एहसास ही नहीं हुआ। उसके मुंह से अचानक ही निकला, ये क्या हो रहा है? कहते वक्त उसकी नजर सामने थी, जहां विनाश ड्रेसिंग टेबल के सामने शर्टलेस खड़ा हुआ था और एक लड़की उसके गले लगी हुई थी। उस लड़की की उम्र करीब 22 साल होगी। देखने में वह लड़की काफी सुंदर लग रही थी। उस लड़की ने इस वक्त शॉर्ट ड्रेस को बियर किया हुआ था और चेहरे पर काफी हाई मेकअप किया हुआ था। पैरों में पेंसिल हील पहने वह काफी सुंदर लग रही थी। वह लड़की इस वक्त विनाश के कुछ इस तरीके से करीब थी जैसे विनाश को छोड़ना ही नहीं चाहती हो। उस लड़की के हाथ विनाश की चेस्ट पर थे और विनाश सीधा खड़ा हुआ था। वही अचानक इनरा की आवाज सुनकर विनाश दूसरी तरफ देखने लगा और उस लड़की का भी ध्यान इनरा की तरफ चला गया। तभी इनरा आगे आकर बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? इनरा ने ये बात गुस्से में उस लड़की को घूरते हुए पूछी थी। उसकी आवाज में जलन साफ दिख रही थी। उस लड़की को विनाश के इतने करीब देखकर इनरा को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसका गुस्सा उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था।
वही इनर की बात सुनकर उस लड़की ने इनर को ऊपर से नीचे तक देखा और उसने अजीब सा मुंह बनाया। तभी वो बोली, हाय माय नेम इज आसिमा एंड हु आर यू। उसके सवाल पर इनर फुल एटीट्यूड में बोली, माई सेल्फ इनर विनाश राणा, और क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मेरे कमरे में क्या कर रही है, वह भी मेरे पति के साथ। उसने मेरे कमरे में और मेरे पति शब्द पर जोर दिया था। वही इनर के मुंह से इनर विनाश राणा सुनकर विनाश एकटक उसे गहरी नजरों से देखने लगा। इनर ने इस वक्त स्काई ब्लू कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी जिसमें राजस्थानी वर्क था और काफी बारीकी से काम दिया गया था। हाथों में स्काई ब्लू कलर की मेटल की चूड़ियां और माथे पर स्काई ब्लू कलर की छोटी सी बिंदी, गले में विनाश के नाम का मंगलसूत्र और कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स और पैरों में ब्लॉक हील्स। वह इस सादगी में काफी खूबसूरत लग रही थी और इसीलिए विनाश उसे इंटेंसिटी से घूर रहा था। इनर को भी विनाश की नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी, लेकिन इस वक्त वो गुस्से में थी, इसलिए उसने विनाश को पूरी तरीके से इग्नोर किया। मैंने पूछा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इनर ने एक बार फिर गुस्से में सवाल किया। उसका सवाल सुनकर वो लड़की विनाश के और करीब आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, विनाश तो बताओ ना अपनी वाइफ को कि मैं तुम्हारी कौन हूँ। न जाने क्यों उस लड़की की बातों को सुनकर इनर को डर लग रहा था कि पता नहीं वह विनाश की कौन होगी। इनर के मन में इस वक्त गलत ख्याल आ रहे थे। वह भी जानती थी कि उसकी शादी विनाश से जबरदस्ती हुई है, तो क्या ये लड़की विनाश की गर्लफ्रेंड थी या फिर उसकी लवर जिससे विनाश प्यार करता हो? ये सारे ख्याल इनर के दिमाग में आ रहे थे, जिससे इनर को खुद का सर फटता हुआ महसूस हो रहा था। तभी वो लड़की धीमे धीमे विनाश के कंधे पर हाथ रखते हुए उसके ऊपर झुकने लगी। ये देख इनर की सांसें ही अटक गई। विनाश चाहे जैसा भी हो, लेकिन अब वह उसका पति था और वह उससे अट्रैक्ट होने लगी थी। अचानक पहली बार किसी लड़की को विनाश के इतने करीब देखकर उसे इनसिक्योरिटी हो रही थी। इनर एकटक आसिमा को विनाश के ऊपर झुकते हुए देख रही थी। ये देखकर उसके दिल में दर्द हो रहा था और वही विनाश को देखते हुए धीमे धीमे इनर की आंखों में नमी आने लगी। इनर की आंखों में नमी देख विनाश का चेहरा सख्त हो गया। तभी विनाश अचानक से मुड़ा, वही आसिमा जो विनाश से ऊपर झुक रही थी। विनाश के मुड़ते ही विनाश का कंधा उसकी नाक में लगा। उसकी दर्द भरी आह निकल गई और वह अपनी नाक को सहलाते हुए गुस्से में विनाश को देखने लगी। विनाश एक बार फिर पलटा और उसने अपने कदम इनर की तरफ बढ़ाए और उसे एकटक देखते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो? ये सुनकर इनर जो अभी भी सिसक रही थी, इनर सिसकते हुए बोली, क्योंकि आप उसके साथ थे। उसका जवाब सुनकर पीछे खड़ी आसिमा उसे बुरी तरीके से घूरने लगी, लेकिन उसकी नजरें इनर को छू भी पाती कि तभी विनाश जाकर बिल्कुल इनर के सामने खड़ा हो गया और अब इनर की पूरी बॉडी विनाश की बॉडी से कवर हो चुकी थी। गेट आउट ऑफ माई रूम राइट नाउ, बेहद ठंडी आवाज में विनाश ने कहा। उसकी आवाज सुनकर आसिमा कांप गई। तभी वह हिम्मत करते हुए बोली, लेकिन विनाश में तो अभी आई हूं ना। तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारा यहाँ होना मैटर करता है? तुम्हारा होना और ना होना मैटर नहीं करता और जिसका करता है वो मेरे सामने खड़ी है, तो तुम दफा हो यहाँ से। विनाश ने बेहद ठंडी आवाज में कहा। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था, तो इस बार आसिमा की भी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और वह चुपचाप कमरे से निकल गई, लेकिन जाते वक्त गुस्से में इनर को घूर रही थी। वही इधर उसके जाते ही इनर ने अपना सर नीचे झुका लिया। ये देखकर विनाश उसे कुछ देर तक देखते रहा, लेकिन तभी उसने अचानक से उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये देख पहले तो इनर हैरान हुई, लेकिन गिरने के डर से उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। विनाश उसे लेकर बेड के पास आया और खुद बेड पर बैठकर उसने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। इस वक्त दोनों की पोजीशन बेहद डिफरेंट या कहें तो इंटेंस थी। विनाश ने इनर के पैरों को अपनी कमर पर लपेटकर उसे बिठाया था, जिससे इनर का चेहरा उसके चेहरे के जस्ट सामने था। ऊपर से विनाश इस वक्त शर्टलेस था, जिससे इनर की नजरें बार बार उसके सीने पर जा रही थी। लेकिन तभी विनाश की हल्की सी आह निकल गई, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अभी भी नहीं बदले। इस वक्त भी उसके चेहरे पर ठंडे एक्सप्रेशन थे, लेकिन हाँ, इनर को देखकर वह शांत था। लेकिन वही उसकी आह सुनकर इनर परेशान हो गई और जल्दी से बोली, क्या हुआ, आपको लगी क्या? क्यों, तुम्हें मुझे चोट लगने से फर्क पड़ेगा? विनाश ने एकटक उसे देखते हुए अजीब लहजे में पूछा। विनाश को भी इनर के चेहरे पर साफ साफ परेशानी दिख रही थी। तभी इनर जल्दी से बोली, इसमें फर्क पड़ने जैसा क्या है? आपको लगी है तो दिखाइए, ना लगी कहाँ है? कहकर वह विनाश के पीछे की तरफ देखने की कोशिश करने लगी। तभी विनाश बोला, कुछ नहीं हुआ, मुझे चुपचाप सीधी बैठी रहो। लेकिन इनर को कहाँ चैन था। विनाश की आह सुनकर वो परेशान हो चुकी थी। इनर जल्दी से बोली, प्लीज ना एक बार दिखाइए ना क्या हुआ है, इसके बाद मैं पक्का सीधी बैठी रहूंगी। उसने बच्चों की तरह बिहेव करता देख विनाश उसे एकटक देखने लगा। विनाश की आंखों के सामने कुछ लम्हे घूम गए, जहां एक छोटी सी बच्ची गार्डन में प्लांट लगा रही थी। उनमें से कुछ फूलों के प्लांट थे जिनमें कांटे थे और वो बच्ची गार्डन में उन्हें लगा रही थी। लेकिन तभी अचानक से उस बच्चों के हाथ में उस पौधे में लगे कांटे चुभ गए, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा और खून देखकर वह डर गई और रोने लगी। दरअसल उस बच्ची को डर लग रहा था, क्योंकि यह काम उसके पापा का था और उसके पापा अभी खाद लेने गए थे, तो उनसे छुपकर वह ये काम कर रही थी। वहीं उसके साइड से गुजर रहे एक लड़के की नजरें उस पे गई
और उसे रोते देख वह जल्दी से उसके पास आया और नीचे बैठते हुए बोला, व्हाट हैपन लिटिल बेबी। ये सुनकर वो बच्ची रोते हुए बोली, मेरे हाथ से खून निकल रहा है, अब मैं मर जाऊंगी। मैं देखा है जिनके खून निकलता है वो मर जाते हैं। उसकी बात सुनकर उस छोटे से लड़के के एक्सप्रेशन बदल गए और अब उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। वो लड़का गुस्से चिल्लाया, शट अप, ऐसा कुछ नहीं होता और किसने बताया तुम्हें ये सब। इस पर वो लड़की सिसकते हुए मासूमियत से बोली, मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद देखा है। मेरे घर के सामने एक अंकल जी का एक्सीडेंट हुआ था और उनके सर से खून निकल रहा था, इसके बाद तो मर गए। कहते हुए उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी। उसकी बात सुनकर उस लड़के ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और सख्त आवाज में बोला, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो लड़का अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर था। उसकी बात सुनकर वो लड़की बोली, सच्ची ना। कहकर उसने अपना हाथ आगे किया, शायद वो उस लड़के से प्रॉमिस मांग रही थी। मुझे प्रॉमिस पर भरोसा नहीं, क्योंकि प्रॉमिस हमेशा टूटते हैं और जिसे हम दिल से चाहते हैं उसका ख्याल हमेशा रखते हैं, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उस लड़के ने उस लड़की का हाथ पीछे करते हुए कहा। उस लड़के की बात उस बच्ची को समझ नहीं आई, इसलिए उसका मुंह बन गया, क्योंकि उस लड़के ने उससे वादा नहीं किया था, तो वो लड़का उसे झूठा लगा। तभी वो लड़की रोते हुए बोली, इन फूलों ने मुझे काट लिया, देखो कितना खून निकल रहा है, अब मैं मर जाऊंगी। एक बार फिर उसकी वही रट देख उस लड़के को बहुत गुस्सा आया। उस लड़के ने वही पौधा उठाया और अपने हाथों के बीचों बीच हथेली पर रखा और अपनी हथेली को बंद कर लिया, जिससे उस पौधे में जितने भी कांटे थे सारे उसके हाथ में चुभ गए और उसके हाथ से खून आने लगा। वही ये देख वो लड़की रोने लगी और जल्दी से उस लड़के की मुट्ठी को खोलते हुए बोली, आप इसे हटाइए, आपके हाथ से खून निकलने लगा है। तभी उस लड़के ने अपनी आंखें खोली और उसने उस पौधे को धीमे से अपने हाथ से नीचे फेंक दिया और बोला, अब तो तुम्हें भरोसा हो गया होगा ना कि खून बहने से कोई नहीं मरता। ये सुनकर वो लड़की एकटक उसे देखने लगी। तभी उसने अपना सर हाँ में हिलाया, लेकिन इस वक्त उस लड़की का चेहरा रोते रोते लाल हो चुका था। वह अपना दर्द तो भूल ही चुकी थी और लगातार उस लड़के को देख रही थी। तभी वो लड़की एक बार फिर बोली, आपका कितना सारा खून निकल रहा है, आप पट्टी करो चल के। मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम अपना हाथ दिखाओ, विनाश ने कहा। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और गुस्से में बोली, मैंने कहा पहले आप अपना हाथ दिखाओ, मैं ठीक हूँ। वो लड़की इस वक्त बड़े बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी। वही उसकी बात सुनकर वो लड़का उसे एकटक घूरने लगा। तभी उस लड़के ने उसे जबरदस्ती अपनी गोद में उठा लिया, जिससे वो लड़की चिल्लाई, लेकिन वो लड़का उसे गोद में उठाते हुए वहां से ले गया। उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से उस लड़के को अपनी गोद में उठा रखा था, क्योंकि उसकी भी उम्र कम थी और उस लड़की की भी, लेकिन हाँ उसके चेहरे से ही उसके सख्त मिजाज समझ में आ रहे थे कि आगे चलकर उनकी शायद अलग ही प्रेम कहानी होगी। आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, दिखाइए ना, इनर एक बार फिर चिल्लाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर विनाश अपने ख्यालों से बाहर आया और उसे देखने लगा। न जाने क्यों इस वक्त इनर को देखकर विनाश पर एक खुमारी छाई हुई थी। वो उसे अलग तरीके से देख रहा था। उसकी बात सुनते हुए विनाश अचानक से झुक गया, जिससे इनर गुस्से में हल्का सा उठी और उसकी नजरें उसकी पीठ पर गई जहां बेड पर रखा उसका ही पिन चुभा हुआ था। ये देख उसको खुद पर बहुत गुस्सा आया। अपने आप उसकी आंखों में आंसू आ गए। इनर में एक चीज थी, वह किसी को भी दर्द में देखकर रोने लगती थी, क्योंकि शुरू से ही वह अपने बाबा के साथ रही थी। उसने हर एक सिचुएशन को फेस किया था, तो उसे हमेशा से यही सिखाया गया था कि सबकी केयर कैसे करनी है, सबसे प्यार कैसे करना है, और इसीलिए बस उसे प्यार देना ही आता था। इनर इस वक्त विनाश के ऊपर झुकी हुई थी, तो विनाश का चेहरा उसके सीना के नजदीक था। विनाश एकटक उसे देख रहा था। तभी इनर जल्दी से उस पर से उठी और रोते हुए बोली, आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से आपकी पीठ से खून निकलने लगा, अब मैं इसे कैसे निकालूं। कहते हुए वो सिसक रही थी। उसे सिसकते देख विनाश ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और नर्म लहजे में बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब वक्त की गलती है, अब वक्त चाहे कैसा भी हो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये सुन के इनर एकटक उसे नासमझी में देखने लगी। विनाश की बात का मतलब उसे समझ नहीं आया। इनर नासमझी में बोली, आपके कहने का मतलब क्या है। कुछ नहीं, विनाश ने उससे नजरें फेरते हुए कहा। विनाश का सीधा इनकार सुनकर इनर ने भी उसे इग्नोर किया, क्योंकि इस वक्त उसका पूरा ध्यान विनाश की चोट पर था। हालांकि विनाश को कोई ज्यादा चोट नहीं आई थी, वह सेफ्टी पिन था जो खुला रखा था और इसीलिए वह विनाश की पीठ में चुभ गया और वह शर्टलेस था, इसलिए वहां से खून निकलने लगा। पिन अभी भी उसकी स्किन के अंदर था। इनर की डर से हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी उस पिन को निकालने की। उसे डर था कि पिन निकालते ही विनाश को तेज का दर्द होगा। तभी इनर रुवासी आवाज में बोली, देखिए मैं अभी पिन निकल रही हूँ और आप तो स्ट्रांग होना, तो प्लीज रोना मत। उसकी बात सुनकर विनाश का चेहरा देखने लायक था। वह उसे अजीब नजरों से देख रहा था, मतलब जो बंदा लोगों को खड़े खड़े रुलाने की दम रखता था, वह उससे कह रही थी कि आप होना मत। तभी इनर ने धीमे से उसके पीठ पर हाथ रखा और अपनी आंखों को बंद करके भगवान का नाम लेकर धीमे से पिन खींच के निकाल दिया। पिन निकालते ही वह तेजी से चीखी, आह। पिन निकलते वक्त उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि पिन विनाश को नहीं उसको चुभा हो। तभी इनर ने अपनी आंखें खोली और विनाश को देखते हुए बोली, सॉरी, आपको दर्द हुआ होगा।
मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूं जो हर चीज का दर्द होगा। और इतना क्यों रो रही हो जैसे कोई मर गया हो? चोट मुझे लगी है, दर्द तुम्हें हो रहा है। विनाश ने उसे एकटक देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर इनरा को एहसास हुआ कि सच में वो बहुत ज्यादा ही रिएक्ट कर गई। चोट विनाश को लगी थी और दर्द उसे हो रहा था, यही सोचकर उसका चेहरा अपने आप लाल होने लगा और वह जल्दी से बेड से उठने लगी। तभी पीछे से विनाश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर उसने बिल्कुल वैसे ही अपने गोद में बैठाया जैसे कुछ वक्त पहले वह बैठी हुई थी। विनाश के खींचते ही इनरा उसके सीने पर आ गई और उसके हाथ अपने आप उसके सीने पर चले गए। उसके गाल पर हाथ रखकर विनाश बोला, अब बताओ पहले रो क्यों रही थी? ये सुनकर इनरा को आसिमा का विनाश से चिपकना याद आया, जिससे उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया और वह चिढ़ते हुए बोली, क्योंकि वो चुड़ैल आपके पास थी। व्हाट? कौन चुड़ैल? विनाश ने अनजान बनते हुए कहा, जबकि वह समझ गया था इनरा आसिमा की बात कर रही है। वही विनाश को अपनी बात ना समझते देख इनरा कुछ परेशान सी हो गई। उसे लगा कि अगर वह विनाश को बताएगी तो विनाश उस पर ही गुस्सा करेगा, और बात भी सही थी। विनाश ने जाने से पहले उस पर बहुत गुस्सा किया था। तभी विनाश उसकी चिन पर हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा तुमसे, कौन चुड़ैल? इनरा धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए बोली, पूछ तो ऐसे रहे जैसे कुछ पता ही नहीं है। उस चुड़ैल को खुद ही लेकर आए थे और कैसे चिपक रही थी साली कुत्ती कहीं की। इनरा ने धीमी आवाज में आसिमा को कोसा। तभी उसे विनाश की आवाज सुनाई दी, तो तुम्हें गाली देना भी आता है? वाह, और क्या क्या हिडन टैलेंट है मेरी बीवी में, जरा मैं भी तो जानूं। विनाश उसे घूरते हुए बोला। उसकी बात सुनकर इनरा सकपका गई। क्या मतलब विनाश ने उसकी बात सुन ली? तो विनाश ने यह भी सुन लिया होगा कि उसने आसिमा को कुत्ती कहा था। ये सोचकर ही इनरा को डर लगने लगा कि विनाश उसे डांटे ना। इनरा सहमी सी आवाज में बोली, वह आपके साथ में जो लड़की आई थी वह मुझे पसंद नहीं आई। कैसे वह आपसे चिपक रही थी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, और आप भी बिना कपड़ों के कमरे में थे, और आपको पता है मैं 2 दिन से आपका इंतजार कर रही हूँ, मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, और ऊपर से कल रात। कहते हुए वह रुक गई। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि उसे ये बातें विनाश को नहीं बतानी चाहिए। इनरा की आखिरी लाइन को सुनकर विनाश के चेहरे के भाव अचानक से सर्द हो गए, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल किया और गहरी सांस लेते हुए बोला, अच्छा तो मेरी प्यारी बीवी ने मुझे मिस किया? विनाश ने ये बात रुमानी अंदाज में कही थी, जिसे सुनकर इनरा भी उसे एकटक देखने लगी। विनाश आज उसके साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से पेश आ रहा था। जाते वक्त तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में गया था यहाँ से। तभी इनरा ने आगे बढ़कर विनाश के माथे पर हाथ रखा और उसके माथे को चेक करते हुए बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी हरकत देख विनाश उसे घूरने लगा। वो समझ गया उसका मतलब क्या था। तभी विनाश ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे झटके से अपनी तरफ खींचा, जिससे इनरा का सॉफ्ट सा सीना उसके सख्त सीने से टकराया और इनरा उसके चेहरे के बेहद करीब आ गई। तभी विनाश की आवाज इनरा को सुनाई दी, क्या तुम्हें अपने पति का प्यार पसंद नहीं आता? कहते हुए विनाश की आवाज में इंटेंसिटी साफ झलक रही थी। उसकी बात सुनकर इनरा की दिल की धड़कनें बढ़ गई। इनरा का सर इस वक्त विनाश के शोल्डर पर रखा हुआ था और वह दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। विनाश के ऐसे शब्द सुनकर उसे अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस हो रही थी। बताओ ना, विनाश ने होले से उसके पेट पर अपने हाथों को चलाते हुए कहा। इनरा अपना चेहरा विनाश के कंधे से उठाकर उसके सामने अपना चेहरा करते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? अपनी बीवी को प्यार? विनाश से सपाट लहजे में जवाब दिया। उसका सीधा जवाब सुनकर इनरा का चेहरा लाल होने लगा, लेकिन तभी एक बार फिर इनरा को आसिमा का विनाश के करीब रहना याद आया, जिससे वह विनाश से हल्का सा दूर होकर चिढ़ते हुए बोली, वो लड़की आपके पास क्या कर रही थी? कौन लड़की? विनाश ने अनजान बनते हुए सवाल किया। इस पर इनरा चिढ़ते हुए बोली, अरे वो आसिमा टासिमा। इनरा को चिढ़ते देख विनाश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद के चेहरे को नॉर्मल कर लिया और हल्के गुस्से में बोला, तुम्हें बात करने के मैनर्स नहीं है, क्यों उसका नाम बिगाड़ रही हो? ये सुनकर इनरा ने विनाश को गुस्से में घूरा और कुछ सोचते हुए वह उसके और करीब आ गई। इस वक्त दोनों का जिस्म आपस में चिपका हुआ था। तभी इनरा ने विनाश का चेहरा अपने हाथों में भरा और बोली, नहीं है मुझ में मैनर्स और नहीं चाहिए मुझे ऐसे मैनर्स। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं और सिर्फ मेरे ही रहने चाहिए, और वह आसिमा का आसमान दोबारा मुझे आपके करीब नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो आसमान में उड़ा दूंगी। कहते वक्त इनरा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी गुस्से से भरी मासूम सी धमकी सुनकर विनाश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वही इनरा को भी एहसास हुआ कि वह अपने गुस्से में क्या ही बोल गई, और अचानक ही उसका हाथ अपने मुंह पर चला गया और वह जल्दी से उसके ऊपर से उठने लगी। लेकिन भाई बंदी अब अपने ही जाल में फंस चुकी थी। तभी विनाश ने उसका हाथ पकड़ झटके से उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, अच्छा मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो लगता था मैं सबका हूँ। विनाश ने यह कहकर जानबूझकर इनरा को छेड़ा। विनाश का आज मूड बहुत अच्छा था। शायद 2 दिन की बेचैनी थी जो इनरा के करीब नहीं आ पाया था, और इस बेचैनी को इनरा से मिलकर वह कम कर रहा था। शायद इस वक्त वह भी भूल चुका था कि वह इनरा पर यहाँ से गुस्सा करके गया था। उसकी बात सुनकर इनरा चिढ़ गई और दूसरे ही पल उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, क्या कहा अभी अपने आप सबके हैं?
तो आपने मुझसे शादी क्यों की? कहते वक्त उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसकी नम आंखें देख विनाश का चेहरा सख्त हो गया और वह उसकी आंखों के कोनों से निकले आंसुओं को पोंछते हुए बोला, तुम्हारी आंखों से आंसू बेवजह नहीं निकलने चाहिए। ये आंसू सिर्फ तभी निकलेंगे जब तुम कोई गलती करोगी और मैं तुम्हें सजा दूंगा, नहीं तो तुम्हें रोने की भी इजाजत नहीं है। ये सुनकर इनर सिसकते हुए एकटक उसे देखने लगी। इनर के इमोशन उस पर हावी हो रहे थे और ये शायद इसलिए था कि घर वाले इस वक्त उसके खिलाफ थे। बात बात पर शालिनी का उसे टोंट मारना, हमेशा उसकी इंसल्ट करना, जिससे उसे रोना आता था और न जाने क्यों विनाश के करीब आकर उसे एक सुकून मिलता था। भले ही दोनों की शादी जबरदस्ती हुई थी, लेकिन इनर को आज तक ऐसा लगा ही नहीं कि विनाश कभी भी उसके साथ जबरदस्ती करता हो। एक चीज थी दोनों के बीच, विनाश चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए लेकिन कभी भी वो इनर के साथ जबरदस्ती नहीं करता था। उस दिन भी विनाश इनर पे बहुत गुस्सा था। उसने उस पर अपना गुस्सा उतारा भी था, उसके करीब आया था, उसकी रूह में अपना एहसास छोड़ा था, लेकिन उसके जिस्म पर अपना हक नहीं बताया था। और शायद यही चीज इनर के मन में विनाश के लिए फीलिंग जगा रही थी। वो उसके साथ कंफर्टेबल हो रही थी। वह धीमे धीमे विनाश को पसंद करने लगी, जो कि खुद उसे पता नहीं था। लेकिन हाँ, उसे विनाश की बाहों में आकर अच्छा लगता था। उसे लगता था कोई भी उसके साथ कुछ भी कर दे लेकिन यहाँ उसे सुकून मिलेगा। तभी विनाश इनर पे झुकने लगा और उसने धीमे से अपने होठों को उसकी आंखों पर रख दिया, जिससे इनर की आंखें अपने आप एक एहसास के साथ बंद हो गई। उसके हाथ विनाश के कंधों पर चले गए, अपने पैरों को एक दूसरे से रब करते हुए उसके सांसें तेज होने लगी। तभी विनाश उससे दूर हुआ और इनर की बंद आंखों को एकटक देखते हुए वह धीमे धीमे उसके होठों पर झुकने लगा। तभी उसने इनर के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और उसके निचले होठ को अपने होठों में दबाकर तेजी से चूमने लगा। उसकी इस हरकत से इनर के हाथ उसकी पीठ पर कस गए और वह गहरी सांसें लेते हुए बेचैनी से अपने पैरों को एक दूसरे से रब करने लगी। इस बार विनाश की किस सॉफ्ट थी, लेकिन धीमे धीमे उसकी किस वाइल्ड हो रही थी। विनाश इनर के एहसास में खोता जा रहा था। तभी इनर तेजी से चीखी और अपनी आंखों खोलते हुए विनाश को घूरने लगी, लेकिन विनाश की आंखें बंद थी और वह उसके होठों में खोया हुआ था। कुछ देर में इनर को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिससे विनाश ने उसके होठों को धीमी से छोड़ा और तिरछी मुस्कान लिए उसे देखने लगा, जो कि चिढ़ते हुए उसे घूर रही थी। आपने मुझे काटा क्यों? इनर ने गुस्सा में सवाल किया। उसकी आवाज इस बात तेज थी। उसकी तेज आवाज सुनकर विनाश उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, 2 दिन के लिए मैं यहाँ से गायब किया हुआ, तुम तो कुछ ज्यादा ही डेयरिंग हो रही हो और आज तुम्हें मुझ पर भी गुस्सा आ रहा था। क्या इसकी वजह मेरा तुम्हारे साथ आज अच्छे से पेश आना है? हम इस बार विनाश की आवाज में ठंडापन था, जिसे सुनकर इनर हल्का सहम गई। सच में जब से विनाश आया था वह उस पर गुस्सा किए जा रही थी। विनाश भी उसके गुस्से को शांति से झेल रहा था। तभी विनाश ने कहा, जवाब दो। इस पर इनर कुछ कहती कि तभी कमरे के अंदर एकदम से शालिनी आई और बिना सामने देखे बोली, मैंने तुमसे कहा था विनाश को नीचे लाने के लिए, लेकिन तुमने तो उसे यहीं रोक। कहते वक्त उसकी नजरें बेड पर गई, जिसे देखकर उसे भी थोड़ा अजीब लगा और वह जल्दी से घूम गई। लेकिन तभी विनाश की आवाज उसे सुनाई दी, वैसे कुछ ज्यादा ही बेशर्म है आप, जो धड़धड़ाती हुई एक पति पत्नी के कमरे में है, बिना उनकी इजाजत से घुसी आ रही है। ये सुनकर शालिनी कुछ नहीं बोली। क्या बात है बुआ जी, मैं 2 दिन के लिए यहाँ से क्या गया, आपने तो मेरी बीवी को अपना गुलाम समझ लिया। कहते हुए वह बेड से खड़ा हो चुका था। उसकी बात सुनकर शालिनी उसकी तरफ पलटी और जल्दी से बोली, नहीं विनाश बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैंने इनर को तुम्हें नीचे लाने के लिए कहा था, लेकिन ये नहीं आए, तो आप ही मुंह उठाकर मेरे कमरे में चली आई। विनाश ने बेहद ठंडी आवाज में कहा। उसकी आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था, जिसे सुनकर शालिनी सकपका गई। उसे लगा था कि विनाश यहाँ पर इनर पर गुस्सा हो रहा होगा और वह यहाँ आकर आग में घी डालेगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं। उन दोनों के बीच में उसे सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था और यही देखकर उसे और गुस्सा आ रहा था। शालिनी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, मैं तुम्हारी बुआ हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता रहती है, इसलिए मैं आई कि तुम ब्रेकफास्ट कर लो टाइम से। ये सुनकर विनाश वही रखे सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखकर बैठ गया और सार्कास्टिकली बोला, व्हाट ए जोक, बुआ इस शब्द की धज्जियां तो मत उड़ाओ जैसे खुद की इज्जत की उड़ हुई है। ये सुनकर शालिनी गुस्से से चिल्लाई, विनाश चिल्लाइए मत, नहीं तो आपकी जबान को बंद करना मुझे अच्छे से आता है। विनाश ने इस दफा गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसका गुस्सा देख शालिनी कांप गई। अब उसे अपने यहाँ आने पर अफसोस हो रहा था। वही विनाश की आवाज सुनकर इनर भी सहम गई। तभी शालिनी रोते हुए बोली, वाह विनाश वाह, अपनी बीवी के लिए तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। अरे मैं तो बस तुम्हारे कमरे में ही तो आई थी, लेकिन तुमने तो मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। कहते हुए शालिनी रोने का ड्रामा कर रही थी। उसका ड्रामा देख विनाश इरिटेट हो रहा था। तभी विनाश ने साइड में रखा फ्लावर पॉट को उठाकर तेजी से पीछे की तरफ फेंका, जिससे फ्लावर पॉट बिल्कुल शालिनी के साइड से निकलकर दरवाजे में जा लगा और तेज की आवाज के साथ वो पॉट नीचे टूटकर बिखर गया। वही उसकी आवाज इतनी तेज थी कि शालिनी इनर ने तो अपने कानों पर हाथ रख लिया। शालिनी इस वक्त बुरी तरीके से कांप रही थी। अगर पॉट थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो उसको बहुत तेज की चोट आती।
तभी विनाश ने साइड में रखी शर्ट उठाई और उसे पहनते हुए उठ गया और शालिनी के सामने आकर राउंड वे में उसके चारों तरफ घूमते हुए सर्द आवाज में बोला, मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी के साथ क्या होता है इस चीज की मुझे पल पल की खबर रहती है। खैर अभी तो मैंने आपके साथ कुछ किया ही नहीं, तो आप अभी से क्यों काम रही हैं? और वैसे जो आपने मेरी बीवी के साथ किया है ना, वह किसी और ने किया होता तो मैं उसे जिंदा गाड़ देता, लेकिन बचेगी तो आप भी नहीं। कहते वक्त विनाश की आवाज में एक धमकी थी जिसे शालिनी भी साफ तौर पे समझ रही थी। ये सुनकर शालिनी ने गुस्से में इनर की तरफ देखा और बोली, ओह अच्छा अब समझ में आया मुझे, वैसे भी मुझे पता था कि ये लड़की ऐसी ही है, इसने यहाँ आकर तुमसे मेरी चुगली की है और तुम भी विनाश इसकी बातों में आ गए, इसे तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहते हुए शालिनी गुस्से में इनर की तरफ बढ़ने लगी। वह गुस्से में अपना आपा खो चुकी थी, उसे एहसास नहीं था कि वह खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल रही है। वो इनर के पास पहुंचती कि उससे पहले ही जिस कापेट में वह चल रही थी विनाश ने उसे ही अपने पैर से पीछे की तरफ खींचा, जिससे शालिनी धम्म की आवाज से जमीन पर जा गिरी। शालिनी गिरते वक्त बेड के करीब थी, इसलिए बेड का कोना उसके सर से टकराया और उसके सर से तेजी से खून बहने लगा। अपने सर को पकड़ते हुए वह रोने लगी, लेकिन विनाश बिना किसी भाव के दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर ठंडे एक्सप्रेशन थे। वही ये सब देख इनर घबरा गई। वह शालिनी को उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उससे पहले उसे विनाश की सर्द आवाज सुनाई दी, वही रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा ये मुझे भी नहीं पता, तो बेहतर यही है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। विनाश की बातों में धमकी थी जिसे सुनकर इनर सहम गई। इनर ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, ये आपने क्या किया? ये आपकी बुआ है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर विनाश उसे बुरी तरीके घूरने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी उसने इनर का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले गया। कुछ वक्त में दोनों घर से बाहर थे। तभी विनाश ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और हवा की रफ्तार के साथ उसकी गाड़ी वहां से निकल गई। वही इनर हैरानी से विनाश को देख रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? इनर ने घबराहट में सवाल किया, क्योंकि विनाश का चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था, जिससे उसे समझ नहीं आ रहा था कि विनाश के मन में क्या चल रहा है। लेकिन विनाश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फुल स्पीड में गाड़ी ड्राइव करता रहा। वही इनर भी चुपचाप बैठ गई, उसे पता था कि उसे जवाब नहीं मिलने वाला। विनाश ऐसे ही ड्राइव करता रहा।